तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे जावा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट जावा। सो बेसिकली हमारा बेसिक ये है यूनिट 1, जिसके हम लोग जावा की पढ़ने वाले हैं बेसिक्स। तो सबसे पहले जावा के बारे में चलो पढ़ते हैं। ठीक है, स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी। तो इसके पहले यहाँ पे आते हैं, इसके पहले सबसे सिंपल चीज़ कि जावा क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी रिकैप करते हुए ना। ये रिकैप सेशन है, तो ये कोई ऐसा डिटेल्ड वर्जन नहीं है। तो अपने पास क्या है, जावा। जावा बेसिकली सबको पता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग पीजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका सबसे बात क्या है कि इससे आप कुछ भी बना सकते हो, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, बैकएंड, फ्रंट एंड, गेमिंग, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें और ये कैसी लैंग्वेज है, ओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या, रियल लाइफ की चीजों का हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग वर्जन से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, कार, बैंक अकाउंट, ये सब क्या रियल वर्ल्ड की चीजें हैं। और इनको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू एक पूरा ऐप, वेबसाइट बना के मैनेज कर सकते हैं। तो हम वो जावा में कोड में लिख सकते हैं। ठीक है, और जावा क्या है, जावा में जो कोड लिखते हैं उसमें क्लास क्लास बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, क्लास क्या होता है, वो ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि आप एक घर बना रहे हो, ठीक है, जैसे ये मेरा घर है, तो ये घर का पहले मैं नक्शा बनाऊंगा ना, तो वो मुझे क्लास हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जब वो घर मेरा सच में उसी नक्शे से मैं अपना सच में एक घर बना पाया रियल वर्ल्ड में, तो वो मेरा क्या बन गया, वो मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई जावा की थोड़ी थोड़ी। उसके बाद क्या है, जावा में और क्या खास बात है कि जावा का ऐसा चीज है जैसे कि सी प्लस प्लस का, अगर आपको सी प्लस प्लस का कोड लिखा और उसको एक जगह लिखा सिस्टम पे, फिर दूसरी जगह आपको, फिर अगर आपने मान लो चलो अभी ये कोड अभी आपने विंडो में लिखा है और फिर आपको दूसरे लिनक्स में चलाना है, तो फिर आपको वहां पे रन करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने जावा का प्रोग्राम लिखा है तो आपको सिर्फ जेवीएम चलाना है। जेवीएम के थ्रू एक बार जो क्लास इसका डॉट क्लास फाइल बन जाती है बाइट कोड में, आपको डायरेक्ट वो फाइल किसी में भी आप रन करके आप चला सकते हो। यानी आपको सिर्फ जेवीएम इंस्टॉल करना है, जावा वर्चुअल मशीन, और फिर आप एक बार ही कोड कहीं भी लिख के उसे आप चलाओ, वो जेवीएम के थ्रू कोई भी वो कोड चला देगा, उसका आउटपुट आपको देख सकते हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे मैक हो। अब जैसे बहुत सारा काम आप इसमें करते हो, अब रियल लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे इनपुट लेना, आउटपुट देना। ठीक है, जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के अंदर मैसेज में इनपुट होता है, आउटपुट किसी और की जगह आके दिखता है, वहां पे सेंडिंग और रिसीविंग का काम। तो ये सारी हो गई। अब अपने पास यहाँ पे दो तीन मुद्दे हैं पढ़ने को। सबसे पहला है कि डेटा टाइप्स क्या होता है, सबको पता है दैट डेटा टाइप्स क्या होता है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डेटा का यूज करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेटास के, उन्हीं के जितने भी प्रकार हैं, ठीक है, किस फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, नंबर है, कैरेक्टर है, ट्रू फॉल्स है, कैसा है हमारा जो वेरिएबल, तो हम उसके फॉर्मेट में को यहाँ बोल रहे हैं कि भैया हमारा प्रिमेटिव है या यूजर डिफाइंड है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं प्रीमेटिव की बात करें तो कितने सारे डेटा टाइप्स अपने पास आ जाते हैं। इंटीजर वाला इंट लिख देते हैं, फ्लोट लिख देते हैं डेसिमल के लिए, कैरेक्टर कैरेक्टर लिख देते हैं हम लोग, कैरेक्टर के लिए। और उसके बाद बुलियन यूज करते हैं, बुलियन पता ही होगा, बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए यूज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारे हमारे पास डेटा टाइप है। ठीक है, अब सिंपल से अगर आपको मैं पूछूं कि अब एग्जाम्पल कैसे लिखोगे इन सबका, अरे भैया मार्क्स, मार्क्स का बना दो, मार्क्स इसमें स्टोर होगा, कितना मार्क्स पाया 100 में से, इंटीजर टाइप का बना दो, कितना परसेंट उसका आया, फ्लोट टाइप का बना दो, क्या नाम था उसका स्टार्टिंग का जो भी, या ग्रेड था, कैरेक्टर टाइप का बना दो। ठीक है, पास है या फेल, ट्रू हो तो उसको आप बुलियन में बना दो। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इधर ये भी है कि ये तो हुआ प्रिमेटिव। अब नॉन प्रिमेटिव अगर मतलब होता है उससे कौन सा डिफाइंड है, जैसे अगर मैं बोलूं इंट, कैर, फ्लोट, ये सब तो प्रिमेटिव हो गया। नॉन प्रिमेटिव में क्या आएगा कि भैया जैसे किससे बना है। अब इंटीजर के ही सेम टाइप के अगर मैं डेटा टाइप ले लूं, एक साथ ही मुझे 10 लोग के नंबर इंटर करने हैं, तो मैं उसका एरे बना सकता हूं, एरे। तो उसी से तो आगे बढ़ता है ना एरे। तो इस तरीके के वो नॉन प्रिमेटिव हो गया। अच्छा, कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या है, दो प्रकार की चीजें हम बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग और लूप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है,
तो उसके पहले यहाँ पे देख लो जो अभी हमने पढ़ा, डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, प्रोग्रामिंग में ये सारे यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं कि जो है डेटा टाइप्स इन जावा में आप देख सकते हो, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव देखो इतने सारे हैं, स्ट्रिंग, एरे, लिस्ट, सेट, स्टैक, वेक्टर, किसी भी दो तीन के बारे में आप डिफाइन करके चले आओ। स्ट्रिंग क्या होता है? अरे कैरेक्टर का ही तो सेट बन जाता है स्ट्रिंग। आर क्या है? कैरेक्टर है। राम क्या है? स्ट्रिंग बन गई, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो इस तरीके के आप चीजें लिख के आ सकते हो एग्जाम में, ये पूरा पॉइंट। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन जावा, जो हम लोग हमेशा पढ़ते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर हमें फ्लो कंट्रोल करना हो कि अपनी किधर दिशा में कोई डिसीजन मेकिंग चीजें बनानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग वाला चीज पढ़ते हैं। तो अब डिसीजन मेकिंग में क्या क्या है, जैसे इफ, एल्स और स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इफ अगर ये नहीं तो वो, ऐसा चीज का इस्तेमाल कर रही है। और क्या है इसके अंदर, जैसे स्विच केस है। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 7 दिन है, 7 दिन में से किस दिन क्या होगा, तो हम लोग क्या है, हर 7 दिन में से 7 दिन का केस बना लिए। किसकी मदद से बना लिए? स्विच की मदद से बना लिए। तो ये हो गया। और रिपीटिशन अगर करवाना हो, लूप चलाना हो, तो फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप। ठीक है, लूप मतलब क्या, कि भैया बार बार किसी चीज को चलाना। अच्छा, जब ऑलरेडी तुम्हें कंडीशन पता हो तो फॉर लूप चला लो। पता है ना कि 10 बार चलाना है, मैं तुमसे बोलूं 100 तक गिनती प्रिंट करो, तो पहले ही बता दिया 100 तक गिनती प्रिंट करो। 2 का मल्टीपल लिखो, कहाँ तक? 10 तक, पहले ही पता है, फॉर लूप लगा लो। फॉर लूप लगाने का सबसे आसान तरीका, फॉर यहाँ से यहाँ, यहाँ पे लिख दो इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, और फिर कहाँ तक चलाना है, आई लेस देन 10, इक्वल टू 10, और फिर आई प्लस प्लस करते चले जाओ। तो ये इस तरह से आप फॉर लूप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फॉर लूप। अच्छा, वाइल लूप, डू वाइल लूप। जब तक वाइल लूप मतलब कोई भी कंडीशन कैसे चल रही है, वाइल लूप, भाई वाइल, जबकि जब तक ये ट्रू रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलाते जाओ, और जैसे फॉल्स हो गए लूप के बाहर ब्रेक। ठीक है, और डू वाइल लूप क्या है? डू देन वाइल। पहले तो डू, पहले तो करो, पहले तो काम करो। 10 तक गिनती प्रिंट करना है कुछ भी, मतलब पहले काम करो, इनपुट, तब होता है भाई चेकिंग होता है, यहाँ पे कहाँ तक कंडीशन यहाँ चेक होती है वाइल में। तो ये हो गया। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि ये 3 प्रकार की चीजें हैं लूप चलाने के लिए। फिर अपने पास जंपिंग स्टेटमेंट्स भी होते हैं। ब्रेक क्या है? लूप के बाहर आ जाता है, ब्रेक लगाते ही लूप के बाहर ब्रेक आउट कर जाओगे पर्टिकुलर लूप से। कंटिन्यू स्किप कर देगा, जैसे कि ये वाला सॉन्ग स्किप करना है, या फिर 2 से 10 तक, या 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करना है, 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करना है, और 6 को स्किप कर देना है। क्या करोगे? 6 वाले पे कंटिन्यू चला दो, इफ आई इज इक्वल टू 6 कंटिन्यू मार दो, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू खत्म, 6 नहीं प्रिंट होगा, 7 8 9 10। गो टू क्या करता है? गो टू डायरेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूं कि सर, एक इफ आई इज इक्वल टू 1 हो ना, तो ये सीधे प्रोग्राम उठ के कहीं और नीचे चला जाए, तो गो टू का इस्तेमाल कर लेते हैं, गो टू हियर, ऐसे करके जंप करा देते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी जा सकते हो गो टू का इस्तेमाल करके। तो ये बेसिक हो गए तुम्हारे कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग, रिपीटिशन, लूपिंग और जंपिंग, ये हो गई। अब इसके आगे क्या है? एरे क्या है? एरे पहले ही बता दिया, तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर का क्या होता है, कि बेसिकली ये सेट ऑफ तुम्हारे, जैसे इंटीजर हो सकते हैं, कैरेक्टर का एरे हो सकता है। जब सेम टाइप के डेटा टाइप्स हमको ढेर सारे स्टोर कराने हो तो एरे का इस्तेमाल करते हैं। इसकी इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। अगर मैं बोलूं किसी का साइज, एरे का साइज 5 है, तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे बनाओगे? तो इनकी इंडेक्सिंग से 0 1 2 3 4। एग्जाम में यही सब स्ट्रक्चर बनाने, डायग्राम बनाने बड़े बड़े, जितना बड़ा बना सकते हो डब्बा, आधा पेज में तुम एरे का इतना बड़ा डायग्राम ही बना दो, ऊपर खींच के बड़े बड़े बॉक्स बना दो, लिख दो 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट का लिख दो, 5 स्टूडेंट का सर एरे, सपोज भी, अब लिख दो, स्टोरी लिख दो कि सर 5 स्टूडेंट का एरे हमें स्टोर कराना है, कैसे लिखेंगे? लिख दो वहां पे प्रोग्राम, इंटीजर, ऐसे एरे बना के, सर ये मार्क्स टाइप का है, और इसके अंदर हम लोग न्यू, और यहाँ पे जो है इंटीजर 5 साइज का, तो ये 5 लोगों का स्टोर करेगा। तो इस तरीके का तुम बना सकते हो। ये यहाँ पे भी लिख सकते हो, मार्क्स के आगे भी लगा सकते हो इंटीजर, यहाँ पे जो एरे में बनाया यहाँ पे भी बना सकते हो। इस तरीके का हो गया। ठीक है, अब आगे का क्या चीज है, ध्यान से देखो, जित एरे मतलब क्या, सेम टाइप का कोई भी चीज स्टोर कराना हो तो एरे। ठीक, स्ट्रिंग क्या होती है जावा में? स्ट्रिंग क्या होता है? ये टेक्स्ट को, मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस एग्जांपल लो, नाम लिखना है,
वो लिखते हैं ना फॉर्म भरते वक्त, क्या लिखते हो, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम, तो ये सब किस फॉर्मेट में स्टोर हो रही होंगी प्रोग्रामिंग में, ये सब स्टोर हो रही होंगी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। बात समझ में आ रही है क्या? जहां दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना फटाफट, कि जो बस जितना बता रहा हूं उतना अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ही क्या, ये भी तो कैरेक्टर एरे ही है, कैरेक्टर का एरे है, कैरेक्टर का सेट है, और क्या। तो बस ये हो गया। अब तुम चाहे कहीं भी इसका एग्जांपल लिख सकते हो, नाम वाम का ये सब एग्जांपल लिख सकते हो। तो ये स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, STRING, स्ट्रिंग्स इन जावा, इसके बारे में डिफिनीशन हो गई। उसके बाद क्या है अपना, वेक्टर्स। अब वेक्टर क्या, डायनेमिक एरे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब वेक्टर है क्या, वेक्टर, तो वेक्टर को लिख दोगे, वेक्टर गेम वाला नहीं, वेक्टर ये, वेक्टर एक क्लास है, जावा में सब क्लासें बनती है, तो ये भी क्लास है। एरे और वेक्टर में क्या फर्क बोलेंगे सर? एरे में फिक्स साइज है, पहले ही डिसाइड करना है, पहले ही लिख देना है इंट, हाँ इसका साइज ये है सर, पहले ही साइज फिक्स है। लेकिन यार साइज नहीं फिक्स करना है तो मैं जब चाहे तब मेरे को जरूरत पड़ी और मैं बढ़ा दूंगा साइज, तो क्या करूं? तो वेक्टर का इस्तेमाल करो, वेक्टर ऑटोमेटिकली साइज बढ़ सकती है। जितना एलिमेंट, 10 एलिमेंट पहले काम था ना, 10 ठीक है, और 15 एलिमेंट चाहिए, बढ़ा दो साइज, अपने आप वो बढ़ जाएगी, तुम्हें नहीं बढ़ाना है, अपने आप तुम 15 एलिमेंट इनपुट करते जाओ, साइज बढ़ाती जाएगा वो। एरे में ऐसा नहीं कर पाओगे, एरे में एक बार अगर 5 साइज लिख दिया तो छठवां आप एलिमेंट भर ही नहीं सकते, साइज फिक्स। तो वेक्टर और एरे समझ में आ गया क्या, बोलो? चलो बढ़िया, तो यही है कि समझ जाओ। ठीक है, अब आगे क्या है, क्लासेस इन जावा प्रोग्रामिंग। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या, तो सबको पता है। क्लास क्या भैया, ब्लूप्रिंट होता है, डिजाइन होता है, आर्किटेक्चर एग्जांपल पूरा घर का समझा दो या प्रोग्रामिंग का डिजाइन समझा दो। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या, एक्चुअल में होता है कोड, एक्चुअल रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब एनिमल जो है, एनिमल, एनिमल का तो कुछ प्रॉपर्टी होता होगा, एनिमल एक्चुअल में थोड़ी होता है, एनिमल मतलब कौन सा एनिमल। लेकिन एक्चुअल में जो कोई एनिमल एग्जिस्ट करता है वो तो एक्चुअल में उसका नाम है, कि सर एनिमल में अगर डॉग जाए तो डॉग में जर्मन शेफर्ड एग्जिस्ट करता है, एनिमल की तो प्रॉपर्टी है। एक ही एनिमल में चार, भाई कौन सा एनिमल, डॉग है, डॉग में हाँ 4 पैर होने चाहिए, बार्किंग होना चाहिए, कुछ इतना लंबाई चौड़ाई ऐसे ऐसे, तब वो डॉग की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो तो आप लिख सकते हो। लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या कर रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। कार, कार तो भैया क्लास बन गई, अरे क्लास के अंदर बहुत सारे, कार की क्लास है तो क्लास के अंदर बहुत सारे टाइप के कार होंगे। कौन सा कार, सर मर्सिडीज बेंज, तुम्हारा जो है फरारी, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये सब तुम्हें लिखना है। ठीक है, क्लास के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या लिखोगे, क्लास के अंदर, क्लास भाई क्लास लिखोगे, इसका नाम लिख दो क्लास का जो भी तुम्हें लिखना हो। फिर नीचे, अब क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा, भाई सबको पता है, कोई भी चीज बनाते हैं, मैं भाई 2 ही चीज होती है ना प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल्स और उसका फंक्शन। वेरिएबल और फंक्शन यानी क्या, डेटा मेंबर, डेटा मेंबर, और क्या होता है, मेंबर फंक्शन। 2 ही चीज तो होती है क्लास, मतलब कोई भी प्रोग्राम भाई, वेरिएबल्स इंट एज इक्वल टू 5, ये सब क्या, वेरिएबल घोषित कर रहे हैं, और मेंबर फंक्शन बना रहे हैं हम लोग। फंक्शन कैसे बनाते हैं सबको पता है, कोई भी चीज के आगे अगर ऐसे लग के होता है तो फंक्शन बनने लगता है, वो नाम लिख सकते हो। कॉल के लिए स्टार्ट फंक्शन, स्टार्ट, कार स्टार्ट हो गई, स्टॉप फंक्शन डिफाइन करना होता है, यहाँ से लिख दो इसका, ये क्या है, स्टार्ट फंक्शन है, यहाँ पे उसकी पूरी लिख दो कैसे कैसे स्टार्ट होगा। तो इस तरह की स्टार्ट फंक्शन, स्टॉप फंक्शन लिख सकते हो। एनिमल अगर है तो ईट होगा, उसका फंक्शन है ना, फंक्शन वर्क, स्लीप उसका फंक्शन है, इस तरह से। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, और क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, अरे इनहेरिटेंस तो बहुत आसान है, एक माता और एक पिता अपने चीजों को इनहेरिट करता है, किसमें, बच्चा में। तो इससे बच्चे के अंदर क्या आई, इसकी प्रॉपर्टी आई दोनों की, तो इनहेरिटेंस भी वही है। इनहेरिटेंस में क्या कर रहे हैं हम लोग, और कैसे करते हैं, सबसे बढ़िया, अच्छा चाइल्ड की में क्या क्या आ सकती है, भाई पेरेंट की हाइट आ सकता है, कलर आ सकता है, समटाइम्स हैबिट्स भी इनहेरिट हो जाती हैं, हैबिट्स तक इनहेरिट हो जाती है। कई बार पता ही नहीं चलता हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम वही चीज, जैसे वही तुमको बताया था 2 ब्रदर्स की कहानी, वो दोनों सेम हैबिट कैसे फॉलो कर रहे हैं, जबकि वो दोनों तो बहुत दूर दूर है। तो हैबिट भी कई बार इनहेरिट हो जाती है आपस में।
और इनहेरिटेंस करने के लिए आपको एक वर्ड इस्तेमाल करना है, एक्सटेंड। एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके जावा के अंदर आप इनहेरिट कर सकते हो। और इसमें कैसे होती है, जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेती, तो आप लिख दो पेरेंट क्लास फिर नीचे चाइल्ड क्लास। तो इस तरीके की चीजें हो गई। और अगर आपसे कोई पूछे इनहेरिटेंस तो हो गया, और क्या पूछ, इनहेरिटेंस का फायदा क्या है भाई, रीयूजेबिलिटी। एक अगर मेरा पेरेंट्स के अंदर मतलब मान लो एक कार मैंने बनाई, ठीक है, एक फरारी कार है, सुपर कार है, तो सुपर कार की कुछ तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिफाइंड की गई होगी। उस सुपर कार के अंदर भैया एनी फरारी है, अब फरारी के अंदर में वो और सुपर कार दूसरी बनानी है, बीएमडब्ल्यू सुपर कार, तो मैं सुपर कार की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लूंगा कुछ ऑलरेडी, और मैं अपनी थोड़ी सी और प्रॉपर्टी बना के एक नई सुपर कार बना दूंगा। ऐसे ही तो होता है कोड। तो इस प्रकार से इनहेरिटेंस का फायदा भी है कि आप बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ेगा पूरा बैठ के, है कि नहीं। चलो ये वाली हो गई। अब जैसे नोकिया फोन है, अरे भैया नोकिया फोन है, कोई और भी मोटरोला भाई कीपैड फोन है, कीपैड की कुछ तो प्रॉपर्टी होती होगी, हाँ ऐसे होता है, इधर स्क्रीन होती है, इधर बटन होंगे इतने सारे, इनकी ऑलरेडी है। जियो फोन लॉन्च किया होगा, इनहेरिट कर लिया प्रॉपर्टी बहुत सारी, कुछ अपना फीचर उसमें डाल दिया, नया फोन बन गया। तो ये हो गया इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे एब्स्ट्रैक्शन कैसे लिखूं, कैसे क्या करूं। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्या है, जो ऊपर एक वर्ड लिखा था इनकैप्सुलेशन, ये सब क्या है। अरे कैप्सुलेशन, इन कैप्सूल, कैप्सूल देखा है ना, ये कैप्सूल होता है ना, दवा खाते भी नहीं कैप्सूल, तो जो अंदर है हमें तो पता ही नहीं है, अंदर कुछ तो है सर, लेकिन पता नहीं कि कुछ है क्या नहीं, वो हमसे छिपाया जाता है। तो इनकैप्सुलेशन यही कर रहा है कि हमें बाइंड कर रहा है, यानी बाइंड कर लेता है कैप्सूल के अंदर। ये कैप्सूल क्या है पता है, क्लास। अंदर क्या है पता है, बाइंड कर रहे हो डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, यानी छुपा रहे हो। कैसे छुपा सकते हो जावा के अंदर, प्राइवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके। तीन होता है ना, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट से छुपा सकते हो, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि जो ऊपर की, जैसे अब कैप्सूल है, कैप्सूल है तो ऊपर का कुछ तो लिखा होगा, ये दवा, ये इसका डेट फलाना ढिमाका, जो जरूरी चीजें केवल वही दिखाएंगे हम। तो ये अब्स्ट्रैक्शन है कि इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर को दिखाना है मुझे, बस मुझे सब नहीं दिखाना। तो अब्स्ट्रैक्शन ऊपर जो दिख रहा है, जितनी जरूरी चीजें, अंदर की चीजें तुम्हें नहीं पता चलेंगी। और इनकैप्सुलेशन जो अंदर बाइंड अप की हो। अगला एग्जांपल, कार, कार में गियर लगा है, अब गियर आगे 1 2 3 4 5 लगाते जा रहे, स्पीड बढ़ती घटती जा रही, तुम्हें थोड़ी पता है कि भाई कैसे अंदर यहाँ गियर पीछे खींचा, क्या हुआ नीचे, कुछ तो हुआ होगा, पता नहीं कैसे स्पीड बढ़ गई। गाड़ी है, बाइक है, आगे पीछे खटखट खटखट किए जा रहे, गियर आगे पीछे ऊपर नीचे से होता जा रहा है, क्या हो रहा है अंदर। तो जो ऊपर नीचे खटपिट कर रहे हैं वो अब्स्ट्रैक्शन है, जरूरी इंफॉर्मेशन केवल हमें चाहिए, उतने से मतलब है। इनकैप्सुलेशन जो अंदर छुपाया हुआ है। तो ये सारी बातें हो गई। अब जावा क्लास और पैकेज, ये सब मतलब क्या समझे, पैकेज क्या, पैकेज क्या होता है। पैकेज, अरे डब्बा, पैकेजिंग देखा है ना, डब्बा पैकेज, और क्या, यही तो होता है। अब इसमें क्या, फाइल फोल्डर की तरह कुछ तो होंगी, इसमें बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, बहुत सारे कोड्स होंगे जो पहले से ही लिखे होंगे। तो ये फोल्डर्स की तरह है, इसमें बहुत सारी चीजें पहले से लिखी गई हैं, बहुत सारे क्लासेस, कोड्स पहले से लिखी, आप उन पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट। बस आपको पैकेज का नाम लिखना है और आपको इसको यूज कर लेना है। यानी स्ट्रक्चरिंग कोड फॉर द बेटर मैनेजमेंट, पैकेज आर एसेंशियल फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। यानी अगर आपको, जैसे पैकेज, मैं आपको याद करूं सी प्लस प्लस या किसी में पढ़े होगे लाइब्रेरी वर्ड, लाइब्रेरी पढ़ा होगा, लाइब्रेरी लिखते हो ना ऊपर, आईओ स्ट्रीम, और भी लाइब्रेरी लिखते हो, मैथ की लाइब्रेरी, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी, तो वो डायरेक्ट आप वो फंक्शन का इस्तेमाल कर पाते हो। यानी कि अगर पावर फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो हमको ऊपर मैथ लाइब्रेरी इनहेरिट करना पड़ेगा अपने में कोड में। तो मैथ, जैसे मैंने मैथ डॉट एच लिखा, नीचे में पावर फंक्शन, मुझे पता ही नहीं पावर फंक्शन पावर कैसे निकालता है, लेकिन मैं इस फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया, मेरा पावर आ गया भैया, मुझे कुछ नहीं करना है। यानी पैकेज क्या है, इसके अंदर ही क्लासेस ही है एक तरह से, इसके अंदर कोड पहले से लिखे है, बस हमें पैकेज का यूज कर लेना है जावा में। पैकेज को यूज करने के लिए आप इंपोर्ट
बटन का या इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए, जावा के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए। आगे तो ये हो गया पैकेज, क्लासेस के ही ग्रुप्स हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या है भाई? एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। अच्छा, कोड भी ऐसा होता है ना, मैं तुमसे बोलूं कि 0/2 कितना होता है, जल्दी आंसर बताओ। 0 होता है, लेकिन 2/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब भैया एक्सेप्शन है ना ये, मैं पूछूं डिवीजन में क्या एक्सेप्शन है? तो ये तो एक्सेप्शन में आ गया ना, सारे तो डिवीजन हो जा रहे हैं, लेकिन भैया ये फंस गया कोड तब, कहीं तुम्हारा पूरा लंबा प्रोग्राम कहीं फंस गया, क्रैश हो गया, सिस्टम खत्म। फाइल, अब पता चला सारा फाइल ढूंढ रहे हो, और जो फाइल नहीं है उसके लिए क्या करे प्रोग्राम? वो तो खोजता ही जाएगा, नहीं आज तो खोज के रहूंगा मैं। अरे तुमने, अरे एक्सेप्शन भी तो लगाना था कि यार चलो ठीक है, फाइल मैं ये ढूंढ रहा हूँ, फाइल है तो ठीक है मिल जाए, अरे नहीं है तब क्या करना है? बताओ तो, नहीं है तब क्या करना है? वो ढूंढता रहे दिन रात बैठ के सिस्टम। वही आप करते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग में, एरर से आप बचा लेते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ये सबसे बड़ा फायदा है। और इसमें आप ट्राई कैच का यूज कर लेते हो, ट्राई और कैच का। इसके लिए मेरी पूरी डिटेल जो है वीडियो है, अगर आप तुमको एकदम डिटेल में जानना है कि ट्राई कैच कैसे, कोई एग्जांपल के साथ कैसे काम करता है, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई ऊपर ऊपर से सारी चीज देख रहे हैं कि याद रहे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, अच्छा ये चीज होता है, एरर्स कैसे होता है, ट्राई कैच का यूज होता है, कैसे एक एक चीज को हम लोग एरर को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कोई रिस्क है, जहां रिस्क आ सकता है, इस चीज को हम लोग ट्राई के अंदर लिख देते हैं, कहाँ रिस्क आ सकता है, सोचो। कोड में जहां रिस्क आ सकता है, जैसे 0/जीरो, ये रिस्की वाला है, डिवीजन बाई जीरो, तो भाई इसको हम ट्राई के अंदर लिख सकते हैं कि भैया अगर कुछ आए तो कैच कर लेना। कैच क्या? एरर। एरर कैच, कैच कीवर्ड एरर कैच कर लेगा। सेफ मैसेज जो इसके अंदर लिखोगे भाई दिखा देगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता, अनडिफाइंड है। यानी तुम अपने कोड में जो तुम्हें लग रहा है भाई सब तो चल जाएगा, कुछ एक आध चीज कहीं फंस सकती है, हमें नहीं पता भैया, हजारों प्रोसेस पे का प्रोसेस फंस जाए, तो ऐसा ना हो कि हमारा सिस्टम ही हैंग मैंग गया, खत्म। नहीं, अगर ऐसा कुछ हो भाई तुरंत मुझे दिखा देना कि ये वाला, अरे देखा है ना नेटवर्क इशू आ जाता है, 404 एरर या फाइल नॉट फाउंड, याद करो तुम्हारा इंटरनेट जब नहीं चलता, अचानक वेबसाइट रिलोड या गेम स्टार्ट हो जाता है, तो तुम्हें समझ में आ जाता है ना भाई इंटरनेट इशू है, वही वाला है इसमें। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। मल्टी थ्रेडिंग, अब एक होता है प्रोसेस, एक होता है थ्रेड। तो प्रोसेस इंडिपेंडेंट, और थ्रेड क्या है? मल्टीपल थ्रेड्स मिला के एक प्रोसेस बन सकते हैं। ये भी क्या कुछ नहीं है, सब प्रोग्राम ही है, कोड से ही है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये छोटा सा इंडिपेंडेंट वाला है, बहुत छोटा सा कोड है, प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, कोड है। तो यानी मल्टी थ्रेडिंग क्या है भाई? मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं, तो मल्टी थ्रेडिंग हो गया। अच्छा मैं बोलूं, एक औरत है वो स्वेटर बुन रही है, थ्रेड एक होता है, एक थ्रेड से स्वेटर बुन सकती है क्या? बुन सकती है। दो भाई स्टिक दो होता है ना, थ्रेड तो एक ही हो सकता है, उसी में फंसा फंसा के थ्रेड तो एक हो सकता है कि नहीं? स्टिक तो दो रहेगा, लेकिन थ्रेड तो एक हो सकता है ना, यानी कि सिंगल थ्रेड का भी चल सकता है, कोड उसका चल रहा है। लेकिन एक मिनट तुम कहो कि नहीं यार मुझे यहाँ पे रंग हरा भी चाहिए, इसमें थोड़ा पैटर्न भी चाहिए, डिजाइन चाहिए, अब वो ऐसा थोड़ी करेगी। लेकिन ओवरऑल तुम्हारा जो स्वेटर है, कहाँ के स्वेटर ये, ओवरऑल जो स्वेटर है भाई मेरा, तो बेस क्या है? अगर मेरा बेस मैं इसको ब्लैक मानूं, तो ब्लैक थ्रेड तो मेरा चलता रहना चाहिए ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई यहाँ तक ब्लैक थ्रेड भी काट दो सारा, फिर अब व्हाइट नहीं, मेरा ब्लैक थ्रेड भी चल रहा है, उसमें ग्रीन थ्रेड भी चल रहा है, उसमें मैं व्हाइट थ्रेड भी अब लगा के पैटर्न धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, और उसमें चले जा रहा है व्हाइट थ्रेड भी। मल्टी थ्रेडिंग, समझो, रियल वर्ल्ड मल्टी थ्रेडिंग क्या कर रहा है? इफिशियंसी बढ़ा देगा, बढ़िया शानदार टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा, साइमल्टेनियस तुम्हारे प्रोग्राम चल जाएंगे। यानी एक मिनट, मैं फोन पे यूट्यूब देख सकता हूँ,
सर मिनिमाइज करके मैं कुछ काम कर सकता हूँ क्या? यूट्यूब व्हाट्सएप चला सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, कुछ प्रोग्राम फोन में नहीं चला पाओगे। सॉरी, वी डोंट सपोर्ट एनी सिस्टम, बैकग्राउंड में आप नहीं चला सकते यूट्यूब। लेकिन एक मिनट, मैं कौन सा ब्राउजर है? मान लो कोई ब्राउजर है मेरे में, मान लो वीरा। वीरा ब्राउजर है, वीरा ब्राउजर में यूट्यूब खोला और मैंने गाना प्ले किया और मैंने मिनिमाइज करके मैं चला गया व्हाट्सएप देखने, अरे गाना प्ले हो रहा है मेरा यूट्यूब में ही। कैसे? मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट हो रहा है, उसने ऐसे ऑप्टिमाइज किया प्रोग्राम को, कंपोनेंट्स लोड हो गए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग ऐसे समझा। अब जावा एप्लेट्स, अब जावा एप्लेट्स क्या होते हैं भाई? तो देखो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले बहुत सारे से सवाल हैं जो अगर तुमसे पूछे गए क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि जावा एप्लेट्स के पहले। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे इस तरह का सवाल एग्जाम में, तो क्या लिख के आना है, क्या क्या बताएं उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी, क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज जावा या उसके एडवांटेजेस कोई पूछे तो आपको किन बातों को लिखना है, क्या क्या चीजें याद कर सकते हो कि हाँ, जावा के अंदर क्या क्या लिख सकते हो। जैसे कि तुम्हारा लिख सकते हो कि भैया जावा क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पहला ऊप्स वाला, उसको पूरा डिफाइन कर दिए। एक बार लिखो, कहीं भी चलाओ, ओरा, ओरा याद कर लो। राइट, वंस, रन, एनीवेयर। एक बार लिखो, चलाओ कहीं भी। कैसे? जेवीएम की मदद से सर। जेवीएम होता है इसके अंदर, जावा वर्चुअल मशीन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर ही डाल दिए नीचे अगला पॉइंट में। ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन डालते चले गए। ये सब ऐसे बना दो, इससे सर मोबाइल गेम बना सकते हैं, बैकएंड कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, लिखते चले जाओ बस। यही सब लिख देना है। अच्छा, कोई पूछे डेटा टाइप्स के बारे में पूरा लिखो, अब तुम बैठ के चलो पेज भरो। तो डेटा टाइप्स के बारे में आराम से लिखो। पहले डेटा टाइप्स क्या होता है, देखो मैं रिकॉल करा रहा हूँ पहले चैप्टर। डेटा टाइप्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख दो। क्यों होता है डेटा टाइप, बना ही किस लिए, बहुत सारे मल्टीपल डेटा को हैंडल करने के लिए, लिखते जाओ लंबा लंबा। प्रिमिटिव भी होते हैं सर, बहुत सारे प्रिमिटिव होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, बुलियन, अलग अलग इनका पूरा मीनिंग लिखते चले जाओ। फिर सर इंटीजर के बारे में एक लाइन लिखूंगा, दो लाइन, इसका एग्जांपल दूंगा, फ्लोटिंग लिखूंगा, कैर लिखूंगा, बुलियन लिखूंगा। क्या थोड़ी करना है, एक चीज डेटा टाइप आ गया बस, अपने यहाँ पूरे इमेज बनना चालू, खटखट खटखट। याद नहीं करना कुछ। सबका साइज अलग होता है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल सर कंटेनर की तरह होता है। वेरिएबल से हम जैसे वेरिएबल इंट ए क्या है सर, वेरिएबल इज इक्वल टू 10, तो वेरिएबल हम नाम असाइन कर सकते हैं, मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्वेश्चन आ गया भैया, चलो कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पेज भरो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कीवर्ड खाली तुम्हें ढूंढना है, पूरे क्वेश्चन में एक कीवर्ड तो मिलेगा ना जो तुम्हें समझ में आएगा। इफ के बारे में, इफ का सिंटैक्स देख लो, इफ के बारे में पूरा लिख डालो, एल्स का, इफ एल्स। इसके बारे में लिखना क्या क्या है, स्विच लिखना है। कंट्रोल में और क्या क्या पढ़ा था, अरे लूप पढ़ा था, लूपिंग के बारे में, डू लूप, वाइल लूप, जो तुम्हारा डू वाइल, फॉर लूप, लिखते चले जाओ। सिंटेक्स पढ़ लो उसका, और कुछ है ही नहीं इसमें। जंप मेथड्स। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? एरे के बारे में अगर आ गया, एरे कहीं दिख जाए, एरे के बारे में कुछ लिखना हो, आराम से बनाओ डब्बा बढ़िया सा भाई, एरे ऐसे होता है, कैसे, इस तरीके का पूरा एरे बना डालो। और डब्बे डब्बे डब्बे, इसकी इंडेक्सिंग के बारे में बता दो, जीरो से साइज बता दो कैसे डिक्लेयर होता है। लिमिटेशन है एरे का सर, फिक्स साइज का होता है। सब लिख डाला, डब्बा बना दिया, एक डेढ़ पेज भर दिया उसी में, खत्म। स्ट्रिंग के बारे में आ गया, अरे भर भर के लिखेंगे स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। पहले तो स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे सर, ये भी तो एक एरे होता है, कैरेक्टर टाइप का एरे होता है, उसका डब्बा बना दिया। सुमित मौर्य नाम लिख दिया। एस सर क्या था, कैरेक्टर था, और जब मेरा सुमित लिख दिया मौर्य एक एक डब्बे में, तो वो मेरा स्ट्रिंग बन गया कैरेक्टर एरे का। इसके अंदर बहुत सारे हम चीजें कर सकते हैं, नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कुछ भी स्टोर कराएंगे जावा में। कोई पूछ दिया, अरे वेक्टर कीवर्ड आ गया, वेक्टर के बारे में भरो पन्ना को या कुछ भी लिखो। अरे वेक्टर सबसे आसान, एरे से स्टार्ट करो कंपैरिजन। एरे सर फिक्स साइज का था, लेकिन वेक्टर जो है सर, ये एक तरह का क्लास है, एक तरह का पैकेज है, जिसके हम एरे जैसा ही है, लेकिन एरे का जो लिमिटेशन था ना सर कि फिक्स होता है, वेक्टर तो सर ग्रो हो जाता है। थाली एक ऐसी थाली जिसमें खाना डालते जाओ, थाली फैलती चली जा रही है सर, गुब्बारा है सर वेक्टर, फैलता चला जाता है। और एरे तो सर वो ग्लास है सर, पानी तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वो तो गुब्बारा है सर, डालते जाओ गुब्बारा फैलते जाता है।
ऐसे कर दो। फिर क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, यही सब तो आएगा। लिखते चले जाओ इन सब का। इनहेरिटेंस पूरा बता दो, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेंस क्या क्या होता है, कैसे इनहेरिट होता है, कोड को रीयूज कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग हमारा इफिशियंट हो जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें बताओ। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या पूछ लेगा, अरे एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, पहले बेसिक से स्टार्ट करो ना। कि बेसिक अगर मैथमेटिक्स लिख सर 2/0 0/2, हम सिंपल डिवीजन का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें एक्सेप्शन आ सकते हैं। हो सकता है यूजर डायरेक्ट 0/2 मार दे, तब तो सर 0/2 का आंसर 0 आएगा, तो आ ही जाएगा। लेकिन 2/0 सर कर दिया यूजर ने, अब मेरा फंस गया कोड। तो मैं पूरा इसे बना बना के लिखूं, मैथ डिवीजन पूरा बताओ उसको, एक एक चीज। डरो मत, एकदम बैठ के भरो। ट्राई कैच कैसे काम कर रहा है, ट्राई में सर वो लिख देंगे जिसमें एरर आ सकता है, कैच में सर एरर कैच करा लेंगे, खत्म। इतना इतना तो पढ़ना है। अभी इतने से ही तुम्हारा एक एक डेढ़ डेढ़ पेज, दो दो पेज भरना चालू कर दोगे। और क्या पूछ सकते हैं, थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। अरे थ्रेड क्या है सर, थ्रेड तो छोटा सा प्रोग्राम ही है, एक तरह का एक पार्ट है जो इंडिपेंडेंट रन होता है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, जब मल्टीपल थ्रेड्स यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स पैरेलली रन हो रहे हैं। फायदा क्या है, इफिशियंट यूटिलाइजेशन है सीपीयू का, इफिशियंट हमारा प्रोग्राम चल सकता है, हम मल्टीपल टास्क अचीव कर सकते हैं। याद करो, जैसे थ्रेड आ जाए समझ लो यूट्यूब वूट्यूब सब चल रहा है मोबाइल में, सब बैकग्राउंड में एक एक साथ चल रहा है। बना लिखते जाओ ना, क्या दिक्कत है सीपीयू में। तो इस तरीके का तुमको सब लिख के आना है। आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। यहां तक बात क्लियर हो गई, पहला, बढ़िया शानदार। अब फटाफट अगला क्लियर कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा एप्लेट। अब एप्लेट क्या है, अगर तुमने जैसे अगर एप्लेट के बारे में थोड़ा बहुत भी सर्च किया हो तो कुछ देखा, अभी कुछ तो भी नहीं। वहाँ पहुँचा ही नहीं। ठीक ठीक। अब देखो, तुमने कभी ऐसा देखा होगा जीवन में कि ब्राउजर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती जो चल जाती हैं, कभी देखा है, एनिमेशंस गेम्स ब्राउजर के अंदर ही चल जाते हैं, उसको चलाने के लिए तुम्हें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। कभी ऐसा देखा है कि ब्राउजर खोला, वन वो 2D गेम 1D गेम कुछ भी खेल रहे हैं, उसी के अंदर ब्राउजर के अंदर चल रहा है वो गेम, खेला है। वो है क्या, हुँ, एप्लेट ही तो है वो ब्राउजर के अंदर चल रहे हैं, उसको तुम्हें इंस्टॉल नहीं करना है। डायरेक्टली वेब पेज के अंदर एनिमेशन चल रहा है, गेम चल रहा है, ब्लेंडर के अंदर नहीं चलाना है, वहीं चल रहा है एनिमेशन, वहीं चल रहा है गेम भी, 2D गेम 3D गेम बेसिक जो तुम्हारे जितने भी गेम वाली वेबसाइट चले जाओ, उसके लिए वो बोलते भाई हमारे ये सिस्टम कितना इफिशियंट हो गया, सोचो जरा एप्लेट की मदद से। यानी एक समय था जब गेम इंस्टॉल करना पड़ता था फोन में, इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, आप जाओ वेबसाइट पे लिखो 2 प्लेयर गेम, आपका गेम सर वहीं स्टार्ट हो जाएगा, वेबसाइट के अंदर उसी पेज में स्टार्ट हो जाएगा। हमने ऐसा इंटीग्रेट मार दिया है, शानदार है ना ये, एप्लेट से होता है ये, शानदार। तो करना कुछ नहीं है, छोटे छोटे वेबसाइट या जितने भी आप गेम्स खेलते हो, इसमें HTML के अंदर जो है ये टैग याद कर लो, एप्लेट, इससे एम्बेड कर दिया जाता है। और इसी का अगला टॉपिक हम देखेंगे, जावा एप्लेट, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, AWT की कंट्रोल सेल लाइफ साइकिल देखेंगे। अब AWT क्या होता है, जावा एप्लेट क्या है। एप्लेट तो समझ में आ गया कि भाई एप्लेट ये स्मॉल एप्लीकेशन ही है जो डिजाइन विद इन द वेब ब्राउजर, लिखा हुआ है सब एज इट इज, हमें कुछ नहीं करना। भाई कितना आसान था, हमें जो काम के लिए हमें 50 चीजें इंस्टॉल ये वो, अरे कुछ नहीं करना भैया, डायनेमिक बना देना है पेज। एप्लेट का सबसे बढ़िया काम डायनेमिक बना दिया आपने पेज, इतना शानदार। हम HTML पेज के अंदर ही एम्बेड कर सकते हैं, यूजर इंटरेक्शन भाई हमारा तगड़ा हो जाएगा, लाइट वेट प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, इंस्टॉल ही नहीं करना है, लो किसी भी चलाओ, फोन पे चलाओ, वही 2D प्ले 2 प्लेयर गेम फोन पे खेल लो। वेब पेज के अंदर चल रहा है, वेब पेज कहीं भी खुल गया, चलने लगा, काम खत्म। तो ये काम है वेब पेज के अंदर एप्लेट्स। जब भी ऐसा कुछ देखो उसको आपसे क्या बोलोगे, एप्लेट्स, बस। तो ये चीजें हो गई। और क्या टॉपिक्स हैं, अच्छा जावा एप्लेट की लाइफ साइकिल। अब भैया लाइफ साइकिल है क्या, कि बेसिकली इसमें लाइफ साइकिल कैसे होता है, स्टार्ट होता है तो स्टॉप भी होगा। तो ये लाइफ साइकिल कुछ है नहीं, स्टार्ट मतलब क्या कैसे काम होता है, इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट, फिर उसकी आगे की वर्किंग होती है, जिसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे स्टॉप तक जाता है पूरा। तो आप इसके अंदर क्या है कि ढेर सारे इसके
इस लाइफ साइकिल वो भी हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बेसिकली जावा की जो एप्लेट्स हो गई। अच्छा, अगर अब तुम्हें अगर और देखना हो, स्टॉप पेंट ये सब, ये फंक्शंस है और कुछ है नहीं। ये फंक्शंस है, इनके बारे में पढ़ लोगे। ये डायग्राम बना के आ जाना, ये लंबा सा डायग्राम तुम्हें बनाना है कि कैसे कैसे हो रहा है। तुम सर्च कर लेना डायग्राम एक, तो तुम्हें दिख जाएगा। कहीं से भी तुम्हें इजी डायग्राम दिख जाए, हमेशा याद, जो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें एग्जैक्टली ये नहीं करना है, तुम्हें जाना है कंप्यूटर में डायग्राम देख लेना है। अभी यहाँ तुम्हें हल्का हल्का बता दिया कि भाई एप्लेट क्या है, समझ में आ गया, डायग्राम बनाऊंगा एप्लेट वेबसाइट ऐसे वेब ब्राउजर बना दूंगा, कोई अंदर गेम थोड़ा सा बना कुछ लिख दूंगा, ये एप्लेट है। डायग्राम से पेज भरना है, एकदम से ऐसा नहीं कि सब बस लिखते ही लिखते जाओ लंबा चौड़ा। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसके बारे में दो दो पॉइंट लिखो, ऐसे स्पेस दे दे के दो दो तीन तीन पेज आराम से भर जाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, ए डब्ल्यू टी। अब ये कौन सी नई बीमारी है, ए डब्ल्यू टी। ए डब्ल्यू एस समझा है भाई, अमेजॉन वेब सर्विसेज। ए डब्ल्यू टी क्या है, तो ये कुछ है नहीं। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। अब ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट? कुछ नहीं है, फिर से वही। कैलकुलेटर देखा है जिंदगी में, कैलकुलेटर ऐप खोला है ना? तो भैया कैलकुलेटर ऐप के अंदर क्या क्या होता है? कैलकुलेटर के सर वो बेसिक में तो ऐप, मेरा कैलकुलेटर मैंने टाइप किया कंप्यूटर में, टाइप करो जरा, कंप्यूटर में टाइप करो कैलकुलेटर अपने। खुल गया? तो अब क्या दिख रहा है, ए डब्ल्यू टी। एक मिनट, ए डब्ल्यू टी, कैलकुलेटर टाइप किया, क्या खुला, एल डब्ल्यू टी, कैलकुलेटर से याद रखूंगा। कैलकुलेटर टाइप किया तो मुझे एक विंडो खुल गई, एक टूल किट विंडो, उसके अंदर टूल्स मतलब जो भी है कुछ है उसके अंदर, क्या क्या हो सकते हैं। एक विंडो तो खुल गई, पहली बात तो वो खुल गई। अब उसके अंदर क्या क्या मुझे दिख रहा है, बटन्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेबलिंग कुछ दिख रहे होंगे, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कुछ, लिस्टिंग भी हो सकता है दिख रही हो कई बार। कई बार लिस्टिंग होती है कि कौन सा भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है, डिवाइड जो भी चीजें, कई बार लिस्टिंग भी दिखती है विंडोज के अंदर। कुछ बॉक्सेस भी दिखते, कई बार ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्शन के लिए होता है, मल्टीपल, मतलब ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैं तो बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर का, भाई कैलकुलेटर भी एक एग्जांपल, क्योंकि उसके अंदर बटन है, डिस्प्ले बॉक्स है, मीनूज है, बहुत सारी चीजें। और एक बनी कैसी, जावा ऑब्जेक्ट्स का यूज करके बना सकते हो, रियल लाइफ चीजें ना जो तुम देख पा रहे हो एक्चुअल में, तो वो जावा एडब्ल्यूटी का बना सकते हो। अब वो है क्या एडब्ल्यूटी, वो तो बस एक एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है। आइए बनता कैसे है, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके। आइए और डिटेल में देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग एडब्ल्यू। अच्छा ये क्या है, इसके पहले आप देखो तो, अगर आपको मैं बताऊं, ये ठीक है। बेसिकली क्या, एडब्ल्यूटी के बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे उसके अंदर लेबलिंग आती है, बटन्स आता है, लिस्ट आता है, बॉक्सेस है, टेक्स्ट फील्ड है, मीनूज है, ये सब जो भी तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, कैलकुलेटर ही बना के चले आओगे डब्ल्यूटी में, तुम्हारा फुल नंबर, उसके बारे में एक एक चीज, उसके लिस्ट, उसके बॉक्सेस, उसके बटन के बारे में एक एक चीज के बारे में लिख के चले आओ, सब नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीज के बारे में तुमको लिख के आना है, सेलेक्ट करना, एडिट करना, टाइप करना, क्लिक करना, ये सब एडब्ल्यूटी सिंपल, उसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये हो गया। और क्या है भैया, तो वो था ना लिस्ट, कंपोनेंट, चेक बॉक्सेस, मेनू बार। अब लेआउट मैनेजर, अब जैसे इसके अंदर आएगा आगे लेआउट मैनेजर, तो वो भी तुम्हें समझना है। ये इवेंट लिसनर है, अब भाई एक्शन करोगे ना कुछ तो माउस ले जाओगे, की लिसनर, ये इफिशिएंटली हैंडल करने में काम आते हैं, इवेंट बना जाते हैं जावा का यूज करके, कि भाई ये क्लिक करोगे तो क्या होगा, माउस इससे क्लिक होगा तो क्या होगा, इससे प्लस होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा। तो कुछ तो इवेंट मैनेज कर रहे हैं ना, प्लस वाला, माइनस वाला, डिवीजन वाला, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट मैनेज हो रहा है। ये सारी चीजें हो गई तुम्हारे, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, लेआउट मैनेजर। भाई लेआउट में क्या है, फ्लो लेआउट है, किस तरीके से तुम्हारा कंपोनेंट अरेंज है रो में। कैलकुलेटर ध्यान से देखते रहो और कुछ है ही नहीं, कैलकुलेटर बस बनाना है अपने, कैलकुलेटर सोचो किस तरीके से हमारा कंपोनेंट एक रो में अरेंज है, ये तुम्हारा फ्लो लेआउट हो गया।
बॉर्डर लेआउट भी होगा भाई। बॉर्डर कैसा है मेरा कैलकुलेटर का, बॉर्डर भी तो होगा। कैलकुलेटर याद करना है, मैं तुम्हें ये सब याद ही नहीं करा रहा, मैं कैलकुलेटर याद करा रहा हूँ कि कैलकुलेटर में बॉर्डर भी तो होगा भाई। कौन सा एरिया किस तरह से कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, तो वो सब भी तो उसमें होगा। ग्रिड्स ग्रिड्स भी तो होंगे। अब भाई कैलकुलेटर के अंदर पहले तो बनाओगे तो डिवाइड करना कितने बटन है उतनी की ग्रिड बनानी पड़ेगी ना, तो ग्रिड बनाओगे। कार्ड, अगर उसके अंदर कार्ड्स की जरूरत है ऐसे जगह पे, जरूरी नहीं कि कैलकुलेटर के अंदर सारी चीजें हो, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर आप बना सकते हो कि भाई कार्ड अगर तुम्हें लग रहा है लेआउट के अंदर, तो कार्ड भी बनाना पड़ेगा। अब व्हाट्सएप याद कर लो, व्हाट्सएप के अंदर चैट बबल्स हैं, नेक्स्ट लाइन में मतलब सेंडिंग बटन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं, स्टेटस का है उसमें अलग है, स्टेटस में देखो कार्ड्स टाइप की चीजें आती है। व्हाट्सएप याद कर लो, रो इनटू कॉलम ग्रिड वाला चीज याद कर लो। तो इस तरीके से पूरा काम कर रहा है। इवेंट लिस्ट ने बनाई दिया कि जब यूजर बटन क्लिक करेगा या आइटम चूज करेगा या विंडो बंद करेगा, तो जो AWT है तुम्हारा ना, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ये इवेंट जनरेट करता है भाई। ये बटन क्लिक किया तो इससे क्या हुआ, तो वो बंद कर देगा और क्या। तो जो लिसनर है वो बस लिसनर का काम है, मतलब क्या है, जो इवेंट लिसनर है ये सुनते हैं, इसमें जो फंक्शन है वो परफॉर्म होते हैं कि भाई इसे क्लोज किया, इसे प्लस किया तो इससे क्या हुआ, प्लस वाला कोड चलेगा। तो बैठे ही है वो बटन कि भाई वो ठीक है, ये किया तो ये आंसर होना चाहिए, इसका ये आउटपुट होना चाहिए। तो इस तरीके से। अब जैसे अगर तुम्हें समझना हो कि भाई कि इवेंट लिसनर या कैसे काम कर रहा है, तो डोरबेल देखा है, घंटी, तुम्हारे घर के बाहर एक घंटी लगी है, यानी कि घर के बाहर, ये घर है मेरा, यहाँ पे एक बेल लगी है, बाहर क्लिक किया, क्लिक करना क्या था, इवेंट कहलाएगा। ये एक कर्म था, कहला दिया, इवेंट हो गया भाई, घटना घटित हो गया। क्या घटित हो गया, इवेंट। बेल दबाना, सर इवेंट तो हो गया, वो लिसनर वाला, अच्छा लिसनर तो अंदर होगा ना, अंदर होगा लिसनर, तो अंदर है जो सुन रहा है, अंदर कोई बैठा है, वो लिसनर कहलाएगा। बेल दबाते ही, बेल दबाते ही, माउस से बटन दबाते ही अंदर बैठा हुआ प्रोग्राम लिसनर जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक्शन ले लेगा, वो कुछ तो एक्शन लेगा। यानी बटन जो क्लिकिंग है ऐसे ही काम करता है, बटन इवेंट लिसनर की तरह काम करते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, बटन प्रेसिंग करना। बढ़िया, अगला चलते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब फिर से वही चीज है, स्ट्रिंग में बता दिया भाई, टेक्स्ट फील्ड होते हैं, टेक्स्ट एरिया होता है, बटन लेबलिंग होती है। अब स्ट्रिंग कैसे काम करता है, देखो एक्सप्लोरिंग, ये लिखा ना यहाँ पे, ये स्ट्रिंग क्रिएशन एंड मेथड, कैसे स्ट्रिंग के अंदर मैनिपुलेशंस होते हैं, स्ट्रिंग के बारे में तुम्हें उसका पूरा बारे में पढ़ना है, बेसिक जो। अब स्ट्रिंग कैसे, मतलब क्या कर जाते हैं, स्ट्रिंग तो तुम्हें पता है कैरेक्टर का सेट होता है, तो स्ट्रिंग का कुछ फंक्शन भी तो होता होगा स्ट्रिंग के अंदर, कैसे मैनिपुलेट करोगे। अब स्ट्रिंग है सुमित, ये स्ट्रिंग हो गई, मैं पूछूं इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, क्या है लेंथ, जल्दी बताओ। फंक्शन होता है ना। लेंथ क्या है इस स्ट्रिंग का, भाई 5 है, तो लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर लो जल्दी से, यही सब लिख के ना एग्जाम में, एक नाम उठाना है खाली अपना, वही तुम्हारा स्ट्रिंग। अब जितना स्ट्रिंग में लिखते क्या क्या पूछेगा, सर स्ट्रिंग है ये बटन बना सकता भाई, स्ट्रिंग को तुम्हें अगर है प्रोग्रामिंग, सर बटन का नाम स्ट्रिंग, किसी फील्ड का नाम सर स्ट्रिंग, अरे ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे जो दिख रहा है सब स्ट्रिंग है सर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी कुछ तो दिख रहा है स्ट्रिंग ही सब, और क्या, लेबलिंग है सर बटन के लिए स्ट्रिंग है, और क्या है। अच्छा, उनकी कोई लेंथ, हम फंक्शन के बारे में स्ट्रिंग के बारे में और क्या लिख सकते, सर लेंथ फंक्शन लेंथ निकालेगा, एग्जांपल लिख दो कि लाइक सर माय नेम इज सुमित मौर्य एंड द स्ट्रिंग इन द लेंथ इज इतना 5। अच्छा, किसी कैरेक्टर में कहीं कौन सा पोजीशन है, तो कैरेक्टर एड का इस्तेमाल कर भाई, कौन सी पोजीशन पे है याद थोड़ी करना है, अरे स्ट्रिंग में एम कैरेक्टर किस पोजीशन पे है याद थोड़ी करना है मुझे। अरे क्या बोलते हैं सर, एम कैरेक्टर इज विच पोजीशन, एट विच पोजीशन, अच्छा एम कैरेक्टर एट विच पोजीशन, अच्छा कैरेक्टर एट फंक्शन क्या, हाँ यही इस्तेमाल कर लो, कैरेक्टर एट एम या कैरेक्टर एट फिफ्थ पोजीशन, डायरेक्ट बताएगा, फोर्थ पोजीशन डायरेक्ट बताएगा खटाखट कौन सा कैरेक्टर है। अच्छा सुमित छोटे में लिखा है सर, वो बड़ा करना था, अरे तो किसमें करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस, ओके अपर केस, तो टू अपर केस ना, लोअर केस टू अपर केस, तो यही फंक्शन है, सर्च करके देख लो टू अपर केस,
टू अपर केस का इस्तेमाल कर लो, सुमित बड़ा हो गया कैपिटल में, टू लोअर केस ओके छोटा हो गया, अरे लिखते चले जाओ, एक खाली स्ट्रिंग समझना है और कुछ नहीं है, लिखते चले जाओ, सब याद हो जाएगा, टू अपर केस लोअर केस। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो गया। अब देखो यही है सिंपल कैलकुलेटर, एप्लेट, ये भी एप्लेट हो सकता है, वेबसाइट के अंदर कैलकुलेटर इंटीग्रेट कर दिया, एक आदमी जो कैलकुलेटर को बिना इंस्टॉल किए वेबसाइट के अंदर कैलकुलेटर यूज कर रहा है, क्या एप्लेट नहीं हो सकता? मैं एक ही देखो, मैं कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अगर मैं चाहूँ तो डीप में एक चीज को अलग अलग तरीके, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ही के आसपास घूमती रहे सब्जेक्ट में, ताकि तुम्हें ये लगे कि यार खत्म हो गया क्या, ये तो ये कहीं कहानी पढ़ते पढ़ते सब खत्म हो जा रहा है। मैं इसलिए इस तरह से इसको बनाया हूँ, समझ समझ के जो भी थोड़ा, कि तुम्हें ऐसा लगे कि भाई ये तो इसी में पढ़ते पढ़ते सब खत्म हो गया। तो तुम्हें अब ऐसे ही समझना है कि देखो ये बटन, देखो सारा कॉन्सेप्ट एक जगह, ये देखो तुम्हारा एपलेट ऐप इसके अंदर चल रहा है, लेआउट मैनेजर पूरा खत्म ना, ये बटन्स, इसके फ्लो, इसकी लेबलिंग, इसके पूरा सब जितना कॉम्बो बॉक्सेस है, मीनूज है सब। अच्छा, माउस का इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छा इसके अंदर पूरा तुम लूप चला सकते हो, जो तुम्हारा लॉजिक है इफ एल सब बना सकते हो, इफ ये हो जाए तो बटन ये काम करे, एल्स ये काम करे। इसके अंदर तुम अपना पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग कैलकुलेटर समझा सकते हो, कैलकुलेटर प्रोग्राम बना के, कि सर कोई अगर 0/2 अगर यहाँ प्रेस करेगा तो आंसर दिखेगा, 0/2 से मेरा कैलकुलेटर हैंग नहीं होगा सर, वो एक डिस्प्ले पे एरर मैसेज शो करेगा कि प्लीज आप करेक्टली, या तो नॉट डिफाइन कुछ तो शो करेगा, वो डालना पड़ेगा तभी दिखेगा। तो इस तरीके की कैलकुलेटर से ही इवेंट लिसनर, सर इवेंट लिसनर पूरा समझा दो, सर एक बटन है, बटन घर की घंटी जैसी होती है, बटन प्रेस किया तो कोई अंदर प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम क्या करेगा, लिसन करेगा, लिसन से एग्जीक्यूट करेगा, फिर तो लिसनर होगा जो एग्जीक्यूट करेगा, इवेंट क्या होगा, जो बटन होगा। तो इस तरीके से हमें लिख के आना है। अगला क्या है, जावा नेटवर्किंग एंड जेडीबीसी। अब ये क्या है भैया, जावा नेटवर्किंग जेडीबीसी, लेकिन लेकिन फिर से वही, वापस वापस जल्दी से वापस आते हो, खटाखट ये सोच लेते हैं कि यार इतना तो पढ़ लिया, अब इसके अंदर क्या क्या कुछ चीजें हो सकती है ना भाई, कि पूछी जाए तुम्हें एप्लेट के अंदर क्या क्या पूछी, मतलब क्या क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है थोड़ा बहुत। अब तुमसे एप्लेट के बारे में कोई बात ही करेगा, लिखते जाना भैया, एप्लेट छोटा प्रोग्राम है, वेबसाइट के अंदर इम्बेड हो सकता है, ये प्रोग्राम तुम्हारा इफिशियंट बन जाता है, यूजर इंटरेक्शन बढ़ जाता है, ये सब लिखते जाना है, और क्या। और क्या भाई, इसके अंदर मेथड साइकिल लिख देना, मतलब जो तुम्हें चार बताया ना अभी, वो क्या बताया था, इनिट, इनिट करना, स्टार्ट करना, पेंट करना और स्टॉप करना, और क्या है, यही सब तो है। इनिट से इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज करना, मेथड बनाना, फिर स्टार्ट कर देना, फिर स्टॉप, पढ़ते जाओ भाई, यही सब तो होगा, और क्या। फिर और क्या लिख सकते हो, जैसे तुमसे पूछे AWT क्या है, तो अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, इसके बारे में पूरा लिखते जाना, अभी बताया मैं क्या क्या होता है, तुम्हारा जो GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जैसे कैलकुलेटर जो दिख रहा है, ये सब, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है सर, बटन है, लेबलिंग है, टेक्स्ट फील्ड है, लिस्ट है, चॉइस है, मीनूस है, लिखते चले जाओ। अब इनके बारे में क्या लिख जाना भाई, बटन क्या होता है, बटन बनाओ, बटन का डायग्राम बनाओ, बटन क्या काम करता है, मीनूस क्या क्या हो सकते हैं, कैलकुलेटर दिमाग बनाए रखो, इवेंट लिसनर क्या हो सकता है, सब दिमाग बनाए रखो, वही लिखते चले जाओ बस। ठीक है, तो ये हो गया, लेआउट मैनेजर्स हो गए तुम्हारा। तो यही सब सवाल इसके अंदर है जो पूछे जा सकते थे। ठीक है, इवेंट लिसनर भी लिख ही दोगे अब। ठीक है, अब तुम्हारा अगला टॉपिक जावा, जो तुम्हारा है जेडीबीसी, तो उसको देख लेते हैं भाई, जेडीबीसी क्या है, या फिर नेटवर्किंग जो भी जो तुम्हारा, आओ, जावा नेटवर्किंग एक्सप्लेन्ड, कैसे समझे। सबसे पहले तो नेटवर्किंग स्टार्ट, जो भी सेंटेंस बारे मत जाओ जावा नेटवर्किंग, अरे यार क्या था, जावा नहीं, कुछ नहीं, नेट एक वर्ड नेटवर्किंग से लिखना है, एक वर्ड नेटवर्किंग से स्टार्ट करना है, डेफिनेशन। Sir, networking is first of all we defined the networking. Java, as we all know that Java is programming language object oriented. फिर से वही कहानी घुमाते रहो ना, क्या दिक्कत है। फिर से networking is basically connection of two computer where we can change the resource, inter exchange the resources, messages, जो भी चीजें हैं, या इमेजेस, कोई भी चीज कनेक्ट करके दो कंप्यूटर, दो से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करके कोई भी डेटा को एक्सचेंज करना ही तो सर नेटवर्किंग है। और जावा में नेटवर्किंग के लिए हम जावा डॉट नेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये पैकेज दिया गया है ऑलरेडी, जावा डॉट नेट पैकेज का इस्तेमाल कर लो तो आप नेटवर्किंग को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें सॉकेट, सर्वर, ये सारी चीजें तुम्हारी आ जाती हैं। अब
अब सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, अब जैसे मान लो तुमको अपने व्हाट्सएप से किसी फ्रेंड को मैसेज भेजना है, तो मान लो ये तुम्हारा जो है क्या है, ये फोन है तुम्हारा, और ये तुम्हारे फ्रेंड का फोन है। अब यहां से तुमको मैसेज भेजना है, कट 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 यहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो जिसको तुम मैसेज भेज रहे हो, तुम्हारा फोन का तो इस्तेमाल कर रहे हो ना भैया। तुम्हारा फोन क्या है जो तुम्हें दिख रहा है, वो क्लाइंट साइड है। वो क्लाइंट साइड बोलते हैं ना, जो तुम्हारे साइड है, जो तुमको दिखता है। और सर्वर साइड किसको बोलते हैं, जो पीछे काम करता है बैकएंड में। ये बात समझ में आ रही है क्या? सर्वर वो जो पीछे काम करता है, जहां मैसेज हमारा सच में स्टोर हो रहा होगा, कहीं कुछ तो सेंडिंग रिसीविंग सब संभाल रहा होगा। हम तो इंटरफेस सिर्फ देखते हैं सर, हम तो क्लाइंट है, बस क्लाइंट साइड है। और सर्वर साइड वो है जो पीछे है, जो मैनेज कर रहा है। और बीच में क्या है? बीच में वही इंटरनेट है अपना, और क्या। तुम यहाँ से व्हाट्सएप पे कुछ कर रहे हो, व्हाट्सएप का कहीं तो डेटाबेस होगा, वहां से मैसेज उसके डेटाबेस में होते हुए फिर इंटर होते हुए मेरे तक पहुंचता है। इतना लंबा प्रोसेस है। यहाँ से मतलब मेरा मैसेज सर अमेरिका जाएगा, अमेरिका से आपके पास, हाँ हो सकता है ये डायरेक्ट थोड़ी यहाँ से मैं भेजा यही सीधे गया, सीधे ले बेटा बना सीधे मैसेज नहीं, डेटाबेस के होते हुए। तो इंटरनेट वो मीडियम है जहां से फ्लो हो रहा है हमारा चीजें। तो ऐसे काम कर रहा है बेसिकली इंटरनेट। तो ये होता है भैया, इस तरीके से तुम्हारा क्लाइंट और सर्वर काम करता है, रिक्वेस्ट करता है हैंडल को। तो बेसिकली क्या है, सॉकेट क्या है? अब सॉकेट कैसे समझोगे? सॉकेट अगर कोई चीज देखा ना, वर्चुअल सॉकेट देखा है कि नहीं तुमने? एक्चुअल में सॉकेट देखा है कि नहीं, कैसे सॉकेट लगाते हैं? प्लगिंग पॉइंट देखा है, प्लग पॉइंट, वही वो एक वर्चुअल सॉकेट बनता है, उसी को हम लोग सॉकेट बोल देते हैं प्रोग्राम नेटवर्किंग में। अब सॉकेट क्या करता है एक्चुअल में, बताओ सॉकेट क्या करता है भाई? कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, और कुछ थोड़ी है। कनेक्शन किसी चीज के, दो चीज को लिंक कर रहा है, यानी एक मशीन को दूसरे मशीन को नेटवर्क के थ्रू लिंक करना, वो सॉकेट बन गया वहां पे। तो बस क्लाइंट साइड पे कौन सी सॉकेट होगी? अब कैसे पढ़े? क्लाइंट ये ना वेब सॉकेट, ये सब सॉकेट जो सब चीजें समझ में आ रही क्या लिखा? अरे भैया सबसे बढ़िया सॉकेट क्लास है। जावा में अगर बात करोगे तो सॉकेट को क्या बना भाई, सब चीज की जावा में फिर से बता रहा हूँ, कोई भी चीज सब क्लास ही बनेगी अंत में। क्लास के अंदर ही प्रोग्राम है। SOCKET, SOCKET सॉकेट। तो सॉकेट क्या क्लास है? किस साइड होगी सर? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड कौन हूं? मैं हूं। और जो सर्वर साइड पे होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको कुछ नहीं बोलेंगे, सर्वर सॉकेट। बस क्लाइंट साइड वाला सॉकेट और सर्वर साइड वाला सर्वर सॉकेट, दोनों आपस में प्लग हो गए सर, कनेक्शन बिल्ड हो गया। तो बस यही बोलना है, और क्या। अब डेटाग्राम सॉकेट, सॉकेट तो बता दिया, फिर से क्या बोलोगे? एक वर्चुअल प्लग पॉइंट है, प्लग पॉइंट सॉकेट जो एक्चुअल में होता है। बस प्रोग्राम को नेटवर्क पे दूसरे मशीन से बात करने में हेल्प कर देता है सॉकेट। कनेक्शन हुआ, बिजली वो बल्ब जल गया, यही बोलना है। तो अब समझते हैं यूडीपी वगैरह ये सब क्या है, ये सब कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कैसे पूरे अपने बातें कैसे जाती हैं। तो इसमें दो बातें होती प्रोटोकॉल में, जो दो बातें होती हैं, पढ़ा होगा। पहला होता है टीसीपी, दूसरा होता है तुम्हारा आईपी। आईपी और यूडीपी तो है ही। अब ये सब क्या है भाई? टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सब कम्युनिकेशन के लिए है ये। और आईपी क्या है? तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या करता है? तुम्हें लॉजिकल एड्रेस देता है। इस कंप्यूटर का जो तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पे इसका कुछ एड्रेस तो होगा ही ना, तो उसका क्या बोलेंगे? आईपी एड्रेस है। कंप्यूटर पे इस इंटरनेट की लोकेशन होगी कहीं, या इसका एड्रेस है, तो एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस है। और टीसीपी क्या है? सब कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है। तो बस। और यूडीपी क्या है? यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल है। दोनों में फर्क क्या है? अब दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले एग्जांपल, फोन कॉल। फोन कॉल किसी ने किया, फोन कॉल किया टीसीपी पहला। तो भैया एक बात बताओ, फोन कॉल में अगर हम जो बात कर रहे हैं, क्या हमारी बात एग्जैक्टली पूरी ही जाती है ना? ऐसा तो नहीं हेलो बोला तो है गया, लोग छूट गया, ऐसा होता है क्या? जो बातें करते हैं हम पूरी जाती है। और अगर नेटवर्क नहीं है तो देखो यार से किसी में बात करते हो कॉल पे किसी भी, आप देखो या तो कॉल रीलोड होने लगेगा, रिकनेक्टिंग रिकनेक्टिंग, क्योंकि
बात पूरी नहीं जाएगी तो बात ही नहीं समझ में आएगी। इसलिए उसमें टीसीपी का यूज होता है। किसमें? याद रखना, कॉलिंग में। कोई भी लॉस नहीं चाहिए। टेक्स्ट है, सुमित मौर्य यू हैव टू कम टुमारो फॉर प्रैक्टिकल। एक भी कुछ भी लॉस हुआ उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। टीसीपी चाहिए भाई। तो यूडीपी किस लिए चाहिए? ये कहाँ से काम आएगा? यूडीपी तो सर लिखा है इफिशिएंट डेटा ट्रांसफर, रियल टाइम एप्लीकेशन। अरे चाहिए ना। ये देखो, हम तो तुम यूडीपी से ही तो बात कर रहे हैं। यूजर डेटा काम प्रोटोकॉल यूज हो रहा है हमारे तुम्हारे बीच। कैसे कैसे कैसे? देखो, जो मैं बोल रहा हूँ टीसीपी, लेकिन जो वीडियो आ रही है, अरे ठीक है ना। वीडियो अगर एक्चुअल में कैमरा एचडी में रिकॉर्ड कर रहा है 1080p में, ठीक है, 720 में भी आ जाएगा तो तुम ही हो ना, दिख तो रहे हो ना, तो ना चलेगा। तो इसको ऐसे अप एंड डाउन करके मैनेज कर लेंगे। यानी लॉस भी हो गया पिक्सेल्स का तो ठीक है। अगर तुम्हारी इमेज है 25 MB की, तुम्हारी सिर्फ पोर्ट्रेट इमेज है, वो उसके अंदर इतने सारे मेगापिक्सल्स इस्तेमाल करके बनी है, हाई डेफिनेशन, ठीक है, उसको लो क्वालिटी कर दो तो भी तो तुम ही हो ना। ऐसा तो होगा नहीं थोड़ा सा लो कर दोगे, 25 का 20 MB कर दोगे, लग गया सुनो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे दिखोगे तब भी, तुम ट्राई करके देख लो। यानी कि उसमें से अगर हम कुछ डेटा हटा दें या पिक्सलेट कर दें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आदमी फिर भी आइडेंटिफाइबल होता है। और ये कब बहुत अच्छा इफिशिएंट मैनेजिंग हो जाता है भाई। सम एरिया में नेटवर्क नहीं बेचारों के पास, अगर वही क्वालिटी में वीडियो जा रही होती तो बेचारा देख नहीं पाता। यानी कि जहां पे वीडियो कॉल करना है, जहां पे स्ट्रीमिंग करनी है लाइव, वहां पे क्या होगा? यूडीपी। और जहां पे कॉल करना है भाई, डेटा नहीं लॉस होना चाहिए, टीसीपी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आईपी क्या होता है समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ। चलो बढ़िया। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। याद रखना, एग्जाम्पल में से याद रखना, यही है एग्जाम्पल टीसीपी और यूडीपी का जो सामने हो रहा है। टीसीपी क्या है? रिलायबल तो है, रिलायबल है, कनेक्शन बेस्ड है। कनेक्शन बनेगा तो बात होगी, नहीं तो नहीं। कनेक्शन चाहिए 100%। स्लो हो जाएगा लेकिन सेफ है, जो भी बात होगी पूरी चाहिए। यूडीपी के फास्ट है, कनेक्शन हो ना हो काम होते रहेगा, चलता रहेगा, उसी में वो ये वो चलता रहेगा, काम चलते रहेगा। वीडियो फंस रही चल रही है स्लो, ठीक है, लॉस्ट फास्ट होता रहेगा। टीवी देखा है ना? टीवी, टीवी आता है ग्लिच मिच चल के उसमें चलता रहता है, बंद नहीं करेगा वो। कॉल नहीं, कॉल खत्म, डिस्कनेक्ट। कॉल में ऐसा नहीं होता, कॉल अगर नहीं आ रही, नहीं आ रही, कनेक्ट टूटा बोल के खत्म कर दिया, कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है वो। क्योंकि आवाज ही कुछ जा ही नहीं है नेटवर्क पे, वो पैकेट्स ही नहीं ट्रांसफर हो पा रहे हैं, तो खत्म। लेकिन वीडियो चलता रहता है। तो ये सारी चीजें याद रखना। अब क्या है, टीसीपी तुम्हारा जो है सर्वर एक्सप्लेन, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो भैया। ये सब बता दिया, टीसीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा होता है, टू वे कम्युनिकेशन को देता है क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट क्या होता है बता ही दिया, जो तुम हो। सर्वर क्या है? जो तुम्हारा कहीं बैकग्राउंड में डेटाबेस ये सब होगा। तो ये जैसे ये देखो, ये सब क्लाइंट्स हैं, यूजर्स। और इनका देखो, ये सब कहीं सर्वर है, इनका डेटाबेस है, यहाँ डेटा, इनका डेटा स्टोर हो रहा है। इंटरनेट के थ्रू सारी डेटा यहाँ जा रहा है। प्रोटोकॉल्स बीच में लगे हुए हैं, किस टाइप का डेटा है, टीसीपी यूडीपी, तो ये हो गया। और क्या है, ये भी बता दिया, इवेंट हैंडलिंग कैसे हो रही है और क्यों इंपॉर्टेंट है भैया इवेंट हैंडलिंग, ये सब भी बता दिया। तो बेसिकली क्या है, तुम्हारा नेटवर्क प्रोग्राम में जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे क्लाइंट कनेक्ट हुआ कि नहीं, डेटा मिला कि नहीं, कनेक्शन क्लोज हुआ कि नहीं, या एरर आया, क्या है, तो ये सब तुम्हारा जो है इवेंट हैंडलिंग का पार्ट है। भाई कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो सामने सामने होंगे, कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो तुम्हारे बैकग्राउंड में चल रहे होंगे, सर्वर साइड में। तो किसी भी तरीके कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी ऐसे घटना घटित हुई, उसको मैनेज कैसे किया गया, वही है तुम्हारा इवेंट हैंडलिंग। ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। अगला टॉपिक क्या है? जावा डेटा बेस कनेक्टिविटी, जिसको तुम क्या बोल रहे हो? JDBC। अब ये क्या है? ये क्या है भाई? जावा डेटा जेडीबीसी क्या है भाई? तो भैया कुछ फिर से वही, मैं कोई भी चीज बताऊं, एक एपीआई है। जेडीबीसी एक एपीआई है, एक सेट ऑफ क्लास है। सब जावा में सब क्लास,
जो जावा प्रोग्राम को, फिर से जो तुम प्रोग्राम सुनो, जो जावा प्रोग्राम को, क्या बोल रहा हूं, जो जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से बात करने देता है, जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से बात करने के लिए बीच में एपीआई चाहिए। मैं आया हूं होटल में खाना खाने, मैं डायरेक्ट खाने वाले से कांटेक्ट करने के लिए बीच में मेरे को सर्वर चाहिए जो मेरा सर्व करेगा। मुझे वेटर चाहिए। वेटर वर्क्स एज ए एपीआई बिटवीन मी एंड दैट, जो मेरा वो जो भी मेरा जहां बैठा हूं, जोमेटो जो भी कहीं खाने बैठा हूं ऑर्डर, वो मैं डायरेक्ट नहीं जाऊं। तो उसी प्रकार जावा प्रोग्राम में कोई चीज लिख रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं वो मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर ले, डेटाबेस कम्स टू लाइक माई एसक्यूएल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, जो भी तुम बना रहे हो, नो एसक्यूएल डेटाबेस एक्सेस कर ले, जेडीबीसी की एपीआई यूज करेंगे। सिंपल एज दैट, जेडीबीसी यूज कर लेंगे। ये कुछ नहीं है, फिर से क्लास ही है, एपीआई है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके थ्रू हम क्या क्या कर पाएंगे प्रोग्राम में ही, ये मैं प्रोग्राम कोडिंग करता हूँ, कोडिंग वाला आदमी हूँ, ये रहा मेरा डेटाबेस। क्या मैं ये छोटा सा जो मेरा जेडीबीसी है, इससे मैं क्या क्या कर पाऊंगा, इस एपीआई की मदद से क्या क्या हेल्प करेगा मेरी। तो जेडीबीसी अगर आप इसमें क्लास यूज करते हो, आप यहीं से प्रोग्राम से बैठे बैठे माई एसक्यूएल में आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इसको मैं अगर शॉर्ट में बोलूं, क्रेड ऑपरेशन, क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। क्रेड ऑपरेशन, अच्छा हाँ, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, आराम आराम से सब लिख दे जाना, एक एक दो दो लाइन, जेडीबीसी सब खत्म। क्रिएट कर देना है, रीड भी कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे प्रोग्राम से। हाँ, डेटाबेस को आप यहीं से बैठे बैठे रीड, आपको एक तो होता है ना, तुमको डेटाबेस पढ़ाया जाएगा होगा, माई एसक्यूएल की कोडिंग लिखोगे, माई एसक्यूएल में जाके अलग से लिखना है, एक तो वो हो गया। लेकिन कनेक्शन कौन देगा, कैसे यहां से बैठे बैठे कंट्रोल करोगे। ये माई एसक्यूएल का प्रोग्राम थोड़ी है, ये तो एपीआई है जो हेल्प कर रहा है। लो भैया, कनेक्शन हो गया, जाओ बात करो। क्या बात करोगे, अरे ये ना, क्रिएट करोगे डेटाबेस में, रीड करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, और क्या करोगे, सर्च करोगे। तो ये सारी है। कैसे करोगे, अरे क्वेरी चलाओगे, क्वेरी पढ़ा होगा, एसक्यूएल की क्वेरीज पढ़ाओ, जावा से ही चलाओगे, जाओ यहीं बैठे बैठे एसक्यूएल की क्वेरी मारोगे, वहां धड़ा धड़म सब काम हो जाएगा तुम्हारा डेटाबेस में। तो ये होता है। ठीक है, जेडीबीसी समझ में आ गया। बेसिक क्या है, बीच वाला वही है, सर्वर याद रखना, होटल में गए हो वही जेडीबीसी लिख के आ जाना, सिंपल। अब काम कैसे करता है, थोड़ा सा और बता दो यार, मजा आ जाए, कनेक्टिविटी वाला है ना। ये सब देख लो, सब पढ़ लेना, कुछ है नहीं, अंग्रेजी ही लिखी है। सीमलेस डेटा कनेक्शन बिटवीन द डेटाबेसेस, अंग्रेजी सब लिखी गई है। डेटा ट्रांजैक्शन काम कैसे करता है, थोड़ा एक बार और। अच्छा एक मिनट, ये मेरा रहा जावा एप्लीकेशन, ठीक। फिर जाएगा सर, वो जावा एप्लीकेशन कहाँ से कनेक्ट है, अरे वो तो मैंने भी बताया, डायरेक्ट हम डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस है, यहाँ तक पहुंचना कैसे है। सर मैं तो जावा प्रोग्रामर हूँ, ठीक है ना, एप्लीकेशन तो बनाओगे ना, बनाओ बनाओ बनाओ, ये रहा मेरा डेटाबेस है। बीच में क्या क्या है सर, बीच में ना आपका जावा डेटाबेस का, आपका जो वही है जेडीबीसी है, जिसकी एपीआई मैं बोल रहा हूँ, एपीआई लगी है, और एक और चीज लगा है, ये जेडीबीसी ड्राइवर है, जेडीबीसी ड्राइवर है। बस ये क्या कर रहा है, इसको कनेक्शन प्रोवाइड कर दे रहा है, मतलब हमको यही चित्र बनाना है क्या, बिल्कुल। अब ड्राइवर क्या है, अरे ड्राइवर क्या होता है, मिडिल मैन, हम गाड़ी बैठा, ड्राइवर ले गया, खट 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 पहुंचाया। ड्राइवर एक मिडिल मैन जैसा ही तो है, जो जावा के जो कॉल्स है, जो यहाँ से कॉलिंग जा रही है इसको, तो उसके डेटाबेस की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा है, और क्या। ऐसा तो है ही नहीं भैया कि ये जो ड्राइवर है, बेसिकली हम यहाँ से जो बोला है, ट्रांसलेटर की तरह एक तरफ से काम कर रहा है, कि भाई समझा रहा है कि देखो वहां से कॉल आया है कि अपडेट करो डेटाबेस। लेकिन हमने जावा में लिखा था, तो जावा में थोड़ी अपडेट हो जाएगा, वो तो माई एसक्यूएल में ही, लेकिन जो क्वेरी डाला ना, वो क्वेरी ये समझ जाएगा अपना। याद करो, तुम्हारा ये माउस है, बिना उसके तुम उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हो ना, तब तो चलता है, या किसी भी प्रकार का जब लगाते हो तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, तब वो समझता, अच्छा हाँ ये यूएसबी ड्राइवर। समझ रहे हो नहीं।
ड्राइवर, बस बढ़िया शानदार, मिडिल मैन। तो बस यही है, ये कंप्लीट। अब ड्राइवर के क्या है टाइप्स, क्या चीजें हैं, ब्रिज करता है ड्राइवर, फिर से वही है, ब्रिज करता है जेडीबीसी, बीच में भैया क्लाइंट एक्स्ट्रा आपको सेटअप करना है, तो वही सारी चीजें हैं, बीच में आपको ड्राइवर सेटअप करने होते हैं, इंस्टॉल करने होते हैं, और ये ड्राइवर आपको हेल्प कर देते हैं जो कनेक्शन प्रोवाइड करने में, बेसिकली आपको बातें जो है वो ट्रांसलेट कर देगा, जो क्वेरी है, जो कॉल्स है। तो इस तरीके का आप ड्राइवर के बारे में और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और क्या है, कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करना है। सबसे पहला क्या है कि भाई ये देखो, स्टेबलिंग कनेक्शन इन, कैसे स्टेब्लिश करना है कनेक्शन, इसके लिए कुछ स्टेप है, 5 स्टेप, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। सबसे पहला तो भैया तुम्हें ड्राइवर तो चाहिए ही, बिना ड्राइवर के कोई चीज नहीं होता। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, ड्राइवर। सबसे पहला स्टेप क्या लिखना है कि भाई ड्राइवर बनाओ, रजिस्टर करो। भाई माई स्क्यूएल का बात करना है तो उसका ड्राइवर बनाओ उसके लिए। फिर उसके बाद कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तो ऑब्जेक्ट ही तो है जावा में जो सारी चीजें बात कर रही है। अगर आपने ड्राइवर मैनेजर नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर ड्राइवर मैनेजर के कोड लिखे हैं माई स्क्यूएल के लिए, फिर ड्राइवर मैनेजर को कनेक्ट भी तो करना है किसी लिंक से, किसी यूजर नेम पासवर्ड से। कनेक्ट कैसे करोगे भाई, उसका यूजर नेम पासवर्ड डाल के। फिर क्या होगा भाई, एक हो गया, दो हो गया, कनेक्शन हो गया। अब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनेगी, यानी कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कैसे, पहले से ही कोई प्रिपेयर स्टेटमेंट रहेगी जो ऑब्जेक्ट से मिलता है, यानी एसक्यूएल क्वेरी तुम भेज सकते हो अब यहाँ से, जो स्टेटमेंट रहेगी। चौथा क्या होता है मेथड कि भाई क्वेरी एग्जीक्यूट तो करो, यानी रिजल्ट सेट। भाई देखो यहाँ पे क्वेरी तुम्हें रिजल्ट, भाई क्वेरी तो तुम्हें भेजना पड़ेगा ना कि क्या करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना, करना क्या है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट करो। जब क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए, पांचवा है रिसोर्स को क्लोज कर दो, कनेक्शन को भैया वहां पे बंद करो, वरना मेमोरी लीक होएगी। क्योंकि तुम समझ लो ये फ्लो है, ये एपीआई क्या है, फ्लो की तरह काम किए जा रहा है। वेटर को बोल देना ओके वन चीज लेके आओ, 5 आइटम्स लेके आओ, या फिर मुझे मैगी लेके आओ, नहीं नहीं उसके बाद नहीं, वो नहीं लेके आओ, मना भी तो करना है अंत में। यानी कि 1 मिनट, वेटर से कैसे बोलना है, कैसे, फिर से अगर हिंदी में समझे तो कैसे करना है कनेक्शन, डेटाबेस। डेटाबेस मतलब मैं बैठा हूं, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ खाना, कैसे करना है। सबसे पहले जाइए आप उस होटल में अपने आप को रजिस्टर करिए, बैठिए पहले। बैठ गया सर, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है, जाके वहां बुलाना है भाई कि मैं आया हूँ इस होटल में, ये बैठ गया। समझ रहे हो ना, कि मतलब होटल में रजिस्टर तो करना पड़ेगा अपना, दे दिया। और रजिस्टर करने के लिए फिर कनेक्शन बनाना है, यानी कि कुछ बातें अपनी लिखनी पड़ेंगी, भाई मेरा ये है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब लिख दिया। फिर स्टेटमेंट है कि क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या क्या व्यवस्था चाहिए वो, फिर उस व्यवस्था को फिर एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। फिर एग्जीक्यूट अगर हो जाए तो आप क्लोज कर दीजिए, ताकि भैया कोई, आप तो चले गए, ऐसा तो नहीं आप चले गए, अगर मान लो सोचो जरा आपने उसका होटल का रूम का इस्तेमाल करके चले गए, तो फिर जो, अगर आपका वो क्लोज ना करे, वो अपने रजिस्टर से नाम क्लोज, मतलब क्लोज कर दिया उसने, तो तब तो जाके वो रूम किसी और को अलॉट कर पाएगा, तब तो जाके, वरना वो बचा ही रह जाएगा ना। तो ये 5 स्टेप हैं सिंपल का, और यही सारी चीजें हैं बस। कनेक्शन पूलिंग क्या है, अच्छा, कनेक्शन पूलिंग फिर से ये अंग्रेजी में लिखा है, सब तो तुम्हें लिख सकते हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, सब कर देगा। सबसे बेसिक में क्या समझे हम, कनेक्शन पूलिंग को कैसे समझे, तो वेब ऐप में अगर तुम देखो, जैसे तुम्हारा कोई भी वेब ऐप है, ठीक है, कोई भी तुम्हारा वेब ऐप है ना, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे यूजर्स, अच्छा एक बात बताओ, एक वेब ऐप को तो मैं बहुत सारे यूजर्स इस्तेमाल करते होंगे ना, तो बहुत सारे यूजर्स एक साथ कनेक्ट करते हैं, हर रिक्वेस्ट पे एक नया डेटाबेस कनेक्शन बनाना होता है, और स्लो और कॉस्टली होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कनेक्शन पूलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ओपन कनेक्शन पूल बना रखा है, यानी जब जरूरत हो तो पूल से एक रेडीमेड कनेक्शन ले लो, रेडीमेड कनेक्शन, कनेक्शन पूल से काम हो जाए तो उसे रिटर्न करके बंद करो, रिटर्न कर दो, बंद नहीं, रिटर्न कर दो वापस से भैया। यानी कि ये कनेक्शन पूलिंग तो सर कैसे हो रहा होगा, कैसे कैसे इसको रियल लाइफ में क्या समझ पा रहे हो, कैसे काम कर रहा है, बता सकते हो। यानी कि अगर मैं एक लाइब्रेरी सिस्टम ले लूं, यानी कि यहाँ पे 10 कॉमन किताबें हैं, कॉपी रखी है, स्टूडेंट बोरो कर सकते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे किताब पहले से रखी, स्टूडेंट बोरो कर सकते हैं,
यानी बुक खत्म होने पर ये वापस भी कर सकते हैं इनको, और सेल्फ में वापस से जाके रख दो उस किताब को। यानी कि हर स्टूडेंट के लिए, अब तुम बताओ, अगर मैं ऐसा बना देता पहले कि हर स्टूडेंट अब नई नई अपनी भाई किताब जाएगा ऐसे प्रिंट करा के पढ़ेगा, तो भैया अब हर स्टूडेंट जाके अपनी नई नई किताबें लेके प्रिंट कराता वही किताब। लेकिन मैंने अब लाइब्रेरी बना दी, तो क्या वही 10 किताब में क्या 100 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं क्या? तुम कहोगे हाँ। लाइब्रेरी सिस्टम से मैनेजमेंट लगा दो यहाँ से, भैया इसको चाहिए, चलो ठीक है, ये इतने दिन के वापस वापस। क्या वो किताब में फाड़ा रखा, वो बेचा, खत्म किया? नहीं, वो किताब अभी भी एग्जिस्ट करती है, वहीं 10 के 10। लेकिन वो जब आएगा, इसका काम खत्म, दूसरा आएगा, दूसरा उसको यूज करेगा, रिसोर्स बंद किया, वापस गया, दूसरा रिसोर्स किया। यानी ये मेरा कनेक्शन पूलिंग नहीं हो गया कि उसी किताब की, यानी इमेजिन करो एक ही किताब थी, उसको अगर मैं हर स्टूडेंट को देता, बोलता जाओ भैया, तब तो कहानी खत्म हो जाता, दे देता। मैंने क्या किया, उसी किताब की 10 कॉपी बना दिया प्रिंट करके, 10 कॉपी यहीं पे लग दिया लाइब्रेरी में अपने, खट खट खट। अब मैं उस 10 कॉपी, वही मेरा 10 किताब की 10 कॉपी को, 10 नहीं बल्कि अब मैं न जाने कितने बार कोई भी आएगा पढ़ सकता है, अलग अलग टाइम पे जब फ्री हो। तो सेम चीज यही है, देखो सब इंग्लिश में लिखा है, इट अलाउज द एप्लीकेशन टू मैनेज द मल्टीपल कंकरेंट यूजर्स इफिशिएंटली इंश्योरिंग द फास्टर एक्सेस, सब अंग्रेजी में। अब तुम्हें सब समझ में आ गया, कुछ नया बात नहीं लिखी है। तो ये बात समझ में आ गई क्या कनेक्शन पूलिंग का काम क्या है? कनेक्शन पूलिंग क्या कर रहा है, समझ में आ गया क्या? बहुत सारे जो यूजर्स है, इसमें क्या है, सब कुछ पहले से ही बना के दे देता है, बस। रेडीमेड कनेक्शन याद रखना, कनेक्शन पूलिंग का कैसे इंग्लिश में याद समझ लो, रेडीमेड कनेक्शन, बना बनाया, खट से आया यूजर, कनेक्शन बन गया, फटाक से डेटाबेस यूज किया, चला गया यूजर, तुरंत कनेक्शन क्लोज। दूसरा यूजर आया, फट से कनेक्शन खुला, पूल से आया, कनेक्शन खुला, यूज किया, गया। ऐसे काम होता है। आगे क्या है भाई? आगे क्या है? बस अब तो ये सब इजी जी है, मेन चीज तुम्हारा खत्म। अब HTML है तो सबको पता है भाई, HTML क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इससे क्या हो सकता है, हम वेबसाइट वेब पेजेस ये सब बना सकते हैं। फुल फॉर्म पता हो गया, वेब पेज बना सकते हैं, बस। और क्या? टैग्स होता है। मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टैग्स होते हैं, टैग्स के बीच में कोडिंग की जाती है। इससे क्या होता है, ब्राउजर समझ जाता है भाई कि इसको दिखाना कैसे है। होता तो नॉर्मल टेक्स्ट ही है जैसे अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन अब टैग्स लगा देते तो समझ जाता, अच्छा ब्राउजर, अच्छा उसको ऐसे से यहाँ स्ट्रक्चर दिखाना है। तो और है क्या? ये हो गया भैया बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तुम पढ़ सकते हो। कमेंट्स क्या है, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, सबको पता है ना, HTML के अंदर ऐसे ऐसे करके, ऊपर याद करो जो लिखते हैं डॉक टाइप HTML, याद करो डॉक टाइप HTML, ये क्या कमेंट डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जो भी तुम्हें लिखना हो या बीच में लिख दो और ऐसे बंद कर दो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, हो गया। ये तुम्हारा हो गया, कमेंट हो गया। और क्या है, HTML की हेडिंग्स हो गई। अरे हेडिंग्स, अरे तो बहुत आसान है भाई, हेडिंग तो कितनी सारी होती है अपने पास, H1 है, H2 है, H3, H4, H6 है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा, अच्छा, नंबर वन और पोजीशन H1 की H6, कौन बड़ा होता है सोचो? क्या? सबसे बड़ा हेडिंग, सबसे बड़ा हेडिंग लिखना है तो H1 की H6 क्या लगाएंगे? H1। H1 सबसे शानदार, H1 लगाइए और आपकी हेडिंग सबसे शानदार बड़ी हो जाएगी। यानी कि 1 मिनट, H1 H2 H3 ऐसे बनाते जाओ ना डायग्राम, H1 H2 H3 नीचे की तरफ जाते हो, आइडेंटिटी रीजन, बड़ा टेक्स्ट, छोटा टेक्स्ट, एग्जांपल लिख दो, सब पेज भरते चले जाओ, और कुछ नहीं है। स्टाइलिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारा है। बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक से इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन से अंडरलाइन कर दोगे, ये UM ये सब टैग का इस्तेमाल भैया कर लो। और क्या, अरे बोल्ड करना है ये लो, बी इस्तेमाल कर ये लो, इटैलिक करना है आई इस्तेमाल कर लो, यू करना है अंडरलाइन कर लो, फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट टैग, क्या है इसमें, अंग्रेजी तो है। लाइन ब्रेक करना है BR टैग इस्तेमाल कर लो, जो करना है कर लो भैया, हो गया। इमेजेस, क्या इमेजेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे टैग हैं। तुम्हारा IMG टैग होता है इमेज वेब पेज को मैनेज करने के लिए। अच्छा, क्लोजिंग इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, IMG टैग का इस्तेमाल करो, सब अंग्रेजी में लिखा, कुछ नहीं है। जैसे जैसे इमेजेस में क्या क्या, अब इमेजेस में क्या क्या इसमें एट्रीब्यूट्स हैं भाई, इमेज में क्या क्या हो सकता है, इमेज का सोर्स हो सकता है, कहाँ पे है भैया, पाथ क्या है। और सर इमेज अगर मेरी वेबसाइट पे लोड ना हो तो कुछ अल्टरनेटिव होना तो चाहिए ना सर, टेक्स्ट मैक्स्ट, देयर इज ए डॉग इमेज, हाँ तो ठीक है ना, ALT का इस्तेमाल कर लो ना, ALT टैग का इस्तेमाल कर लीजिए आप।
अच्छा सर, इमेज है तो बड़ा छोटा साइज भी तो होता, अरे तो ठीक है ना, उसके लिए विड्थ इस्तेमाल कर लो, हाइट इस्तेमाल कर लो, रटना थोड़ी है। इमेज ही तो है, रटना नहीं है। सोर्स होगा, कुछ अल्टरनेट टेक्स्ट होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, खत्म। और क्या है? अरे या फॉर्मेट्स पता ही है सबको, इमेज, पीएनजी, जेपीजी, जो भी। लाइन ब्रेक, अरे सबको पता है, बी आर टाइप का इस्तेमाल करते हैं, बी आर से क्या होती, लाइन ब्रेक हो जाती है। क्या इतनी सी बात नहीं पता किसी को? ऐसा हो नहीं सकता। टेबल वेबल सबको पता है, बचपन में ये टी आर टैग से टेबल स्टार्ट हो जाता है। जो भी अगर तुम्हें लिखना हो इसके अंदर, डेटा के अंदर, तो टी डी टैग होता है, टी डी टैग से स्टार्ट हो जाता है। टेबल का हेडर लिखना हो तो भैया टी एच हो जाता है, याद थोड़ी करना है। ये तो है ही ना, टेबल टैग से टेबल स्टार्ट होता है, और क्या, टेबल टैग से टेबल, एक स्ट्रक्चर देख लो किसी टेबल का, खत्म करो। टीआर से उसका हेडर लिख दो, टीडी से डेटा सेल के अंदर डेटा डालना है, और क्या, टीएस से हेडर डालना है। ठीक है, ये हो गया। फॉर्म बनाना है सर, फॉर्म कैसे बनाओ? अरे कुछ नहीं, फॉर्म फॉर्म टैग इस्तेमाल कर लो। फिर अरे जैसे फॉर्म के अंदर इनपुट आउटपुट, इनपुट भी तो होता होगा कि भाई नाम, बटन, अरे तो ठीक है ना, इनपुट इस्तेमाल कर लो, इनपुट। ये लो इनपुट, अरे कौन सा टाइप है, टाइप लिख लो। क्या इनपुट लेना है, टेक्स्ट लो, टेक्स्ट लिख लिया, बस खत्म। अच्छा सर, टेक्स्ट है, फिर इनपुट तो सर और भी लेना है, तो इनपुट फिर लिख लो, फिर टाइप लिख लो, क्या लेना है, अरे सर पासवर्ड लेना है, पासवर्ड लिख लो। बनता गया बॉक्स, पासवर्ड लिखेगा, पासवर्ड बाई एंटर करो। ऐसे, यही तो है ये क्या बना नहीं पाओगे? बना लेंगे सर। चलो ठीक है, बटन के लिए, बटन के लिए सबको पता है, बटन बनाएंगे, BUTTON, बटन बनाएंगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे, इमेज मैप क्या होता है, इमेज मैप क्या है, ये कैसे समझे? अरे कुछ नहीं है भैया। इमेज मैप क्या है, एक ही इमेज के जो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, इनको अलग लिंक्स की तरह काम कर सकते हैं। समझ रहे हो? एक इमेज जो है अलाउज द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन इमेज टू बी हाइपर लिंक्ड, इनहेंसिंग द यूजर इंटरप्रिटी ऑन द वेब पेजेस। अरे, अरे सिंपल बताइए ना, क्या है ये इमेज मैप? अरे कुछ नहीं, कहीं देखा होगा वेब पेज में इंडिया का मैप रहता है, हाँ रहता है इंडिया का मैप तो। अरे तो अच्छी बात है ना, आप क्लिक करते हो स्टेट के अंदर, खट से स्टेट ओपन हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल लिख के चले आना, इंडिया का मैप वाला, काम खत्म। और क्या है सर, मैप एलिमेंट हो गया, क्लिकेबल एरिया बना दिया, ठीक है, मेटा टैग। और ये मेटा टैग क्या होता है? कुछ नहीं होता। अरे सर्च इंजन के, भैया मेटा टैग क्या है, किसी के बारे में डिफिनीशन ही तो होती है मेटा टैग, उसका मतलब मेटा डिफिनीशंस। ये हेल्प करता है वेबसाइट को सर्च करने में, उसके मेटा डिफिनीशंस को। तो ये मेटा टैग्स जो है हेड में लिखे जाते हैं, कहाँ पे लिखे जाओगे? हेड होता है ना, HTML हेड, बॉडी, टाइटल, याद करो। तो एस हेड के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? मेटा टैग लिखेंगे, मेटा का यूज करके। इसमें क्या है, ब्राउजर सर्च इंजन को पेज के बारे में मेटा डाटा पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, कि उसका ऑथर कौन है, पेज बनाया किसने, डिस्क्रिप्शन किसने, कीवर्ड्स क्या है, उसका व्यू पोर्ट साइज क्या है, रिफ्रेशिंग रूल्स क्या है, सारा कुछ मेटा के अंदर डाल दो। किस लैंग्वेज में है वेबसाइट, क्या डिस्क्रिप्शन, क्या कीवर्ड है, ये सब। तो बस, ये मेटा टैग हुआ। अच्छा, फ्रेम सेट क्या होता है? फ्रेम सेट भी है। ये फ्रेम सेट क्या, फ्रेम सेट टैग डिफाइन द स्ट्रक्चर टू क्रिएट मल्टीपल फ्रेम्स। इसको कैसे समझना है? अच्छा, ये बड़ा एग्जांपल है। अब लेफ्ट साइड में, अब देखो ये वेब पेज है, ये वेब पेज है, लेफ्ट साइड में मीनू फ्रेम और राइट साइड में कंटेंट फ्रेम होना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए हम फ्रेम सेट का इस्तेमाल कर लेंगे, बिल्कुल। सिंगल ब्राउजर विंडो में अगर हमें डिस्टिंक्ट कंटेंट एरिया बनाने हो, अच्छा मतलब सिंगल, हाँ ठीक है, वेब पे सिंगल है, और हमें कंटेंट एरिया दो बनाने हैं, तो क्या इस्तेमाल करना है? फ्रेम सेट। हाँ, फ्रेम सेट इस्तेमाल करना है। क्या हम फ्रेम सेट अब समझ में आ रहे हैं क्या है? फ्रेम सेट टैग का इस्तेमाल करके समझो बस इस चीज। बढ़िया। अब बाकी अब कैसे करना है तो कोड एक लाइन देख लोगे, लेकिन समझ तो आए पहले चल क्या रहा है, होता क्या है, तो वो चीजें हैं। अब आगे क्या है भैया? अब देखो आ गया तुम्हारा आखिरी, 5 बजे से हमारा ट्रेनिंग है, ठीक है। आखिरी तुम्हारा क्या है? सर्वलेट। इसके ऊपर जितना पार्ट था क्या समझ में आ गया? कि जो चीजें हैं, टॉपिक का कोई भी वर्ड कुछ भी रहेगा, एप्लेट, सर्वलेट, JDBC है, HTML फ्रेम टैग, इमेज इमेज जो भी चीजें हैं, तो वो सब क्लियर हो गया। चलो, अब सबसे बड़ी चीज, खास बात क्या है, आओ सर्वलेट के बारे में समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे लिख दिया सब, वेब डेवलपमेंट बेसिकली जावा से कर सकते हो,
जावा अच्छे से सीख लो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। फिर से हर चीज को डिफाइन करने से पहले हमेशा एक लाइन कॉमन है, क्या? एप्लेट सर इट्स इज क्लास इन जावा। अरे ठीक है ना, तो सर्वलेट सर इट्स एन क्लास इन जावा बेस, जावा लैंग्वेज। क्या ये लिखना सही है? हाँ, जावा के अंदर जितना नाम जो मिले, कुछ नहीं तो होता ना कि दिस इज कॉल्ड न्यूटन लॉ, दिस इज कॉल्ड, ये तो डिफाइन पहले से ही है कि भाई ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसी तरह जब भी जावा में कोई पूछे सर दिस इज ए क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सर्वलेट क्या लिखेंगे फिर से, दिस इज ए क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सर्वलेट है, एक मिनट फिर से, सर सर्वलेट है, एप्लेट क्या था? एप्लेट मतलब वेबसाइट में देख गया कुछ, क्लाइंट साइड। सर ये सर्वलेट है, कुछ तो रन होगा सर सर्वर साइड। हाँ, सर्वर साइड, ऐसे ही सर्वर पर रन होगी, सर्वर पर रन होगी, बस यही तो समझना है कि सर्वर जो है सर्वर साइड रन होगी। फिर से अब इसके एडवांटेजेस क्या है? बहुत सारे भाई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देती है जावा को, डिफरेंट ओएस पे काम कर पाता है जावा, यानी बहुत सारी चीजें भाई क्लाइंट साइड पे, मतलब होता है ना वेबसाइट पे, अब हर चीज वेबसाइट के अंदर ही थोड़ी ना एचटीएमएल पे सब इंटीग्रेट कर दोगे, कुछ ऐसी प्रोग्राम, कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी जो सर्वर साइड पे इंटीग्रेट करोगे, तो उसको सर्वलेट बोल दिया गया। एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें जो डेटा मैनेज करना है, कुछ करना है, सर्वर साइड से मैनेज हो रही है, तो वो हो गया तुम्हारा। और क्या है, ये देख लो सर्वलेट, मजा ले लो भाई। वेब ब्राउजर, ये इमेज हमने किस लिए लगाई है? सर्च करोगे सब इमेज मिल जाएगी, ये सब पूरा मैंने ढूंढ ढूंढ के लगाया है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर, अब एच प्रोटोकॉल से ये जा रहा है, यहाँ से एच सर्वर, ये रहा सर्वलेट। देखो डेटाबेस से कैसे सर्वलेट, ये इमेज बना के चले आना है और कुछ नहीं। सर्वर साइड कंपोनेंट है, सर्वर साइड कंपोनेंट सर्वलेट, कुछ नहीं, क्लास है जावा की सर्वर साइड कंपोनेंट, बस यही लिख के आना है। रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को वेब एप्लीकेशन में हैंडल करने का काम करती है, खत्म, एक लाइन में खत्म। उसके बाद जो लिखना है लिखते रहो आराम से, सर्वलेट। अब बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इसके बेसिक्स से आप पढ़ सकते हो। रिक्वेस्ट को हैंडलिंग, रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है, दो ही चीज होता है डेटाबेस में, याद रखना भाई। रिक्वेस्ट कौन भेज सकता है? क्लाइंट, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, तो रिस्पॉन्स कहां से आएगा? अरे श्रवण। डेटाबेस से रिस्पॉन्स आएगा, खत्म। ये समझना है बस, खटाखट। तो यही है भाई, ये बड़ा बड़ा लिखा है कि सर्वलेट हैंडल द इनकमिंग रिक्वेस्ट बाय प्रोसेसिंग द डाटा फ्रॉम द क्लाइंट, लिख नहीं पाओगे क्या सर्वलेट क्या क्या कर रहा है सर्वर साइड से? सर्वर साइड की जब भी कोई चीज है, एप्लेट याद रखना, तो क्लाइंट साइड सोचना चालू कर दो, वेब पेज पे ही क्या क्या होगा। और जब सर्वलेट की बारी है तो सर्वर साइड चले जाओ, डेटा बेसिक में क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, फिर मैं रिस्पॉन्स भेजूंगा, लेकिन मेरे थ्रू होके ही जाएगा, मैं हूँ सर्वलेट। अब मैं बनाऊंगा वेब पेज को डायनेमिक, ऐसे बोलते हैं। ये इसकी भाई लाइफ साइकिल है। उसमें याद करो, एप्लेट में क्या थी, चार थी ना, फिर से इनिट था, स्टार्ट था, पेंट था, कुछ था, और स्टॉप स्टॉप था। अरे इसमें भी कुछ पढ़ लो, इनिट था, सर्विस है, डिस्ट्रॉय है। इनिट क्या करेगा, एक बार कॉल हो गया, इनिशियलाइज हो गया, सर्विस क्या होगा, मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट को यहाँ पे देख लिया, हैंडल कर दिया, रिस्पॉन्स को मैनेज कर लिया। डिस्ट्रॉय क्या हो गया भैया, फिर से वही काम, एक बार गया, कॉलिंग आई तो एक बार में वो कॉल का एग्जीक्यूशन हुआ, कान का खत्म, काम खत्म, पैसा हजम उसका, डिस्ट्रॉय खत्म। ये पढ़ लेना ये सब, कि जब तक काम स्टार्ट होगा ये चाहिए फेज, फिर रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, फिर लास्ट में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और क्या है भैया, फटाफट देख लो, जल्दी जल्दी, सब कहानी खत्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है चैप्टर में। फॉर्म एडिटर, प्रोसेसिंग, इनपुट, डाटा वैलिडेशन, यूजर फीडबैक। अब ये तो देखो एच में कैसे काम हो रहा है। फॉर्म डेटा रिट्रीवल, व्हेन यूजर इनपुट सबमिट करता है, सर्वलेट क्या उसे एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है, फिर डेटा को वैलिडेशन भी मिलता है भैया, जो डेटा है सिक्योरिटी इंटीग्रिटी, कि भैया हार्मफुल इंफॉर्मेशन तो नहीं इंटर कर रहा है सिस्टम में वो कुछ, तो वो मैनेज प्रोसेस होता है। फिर यूजर फीडबैक, प्रोवाइडिंग यूजर फीडबैक एसेंशियल इंपॉर्ट आफ्टर सबमिशन। तुमने एक फॉर्म है, सिंपल सा देखो फॉर्म है, फॉर्म में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, तो इनपुट करोगे ना। अब डेटा वैलिडेशन, अरे 10 नंबर है भैया, अब तुम ये नंबर इनपुट करोगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी तो 10 नंबर होता है क्या, ये मोबाइल नंबर सही है? नहीं है, डेटा वैलिडेशन हो गया। यूजर फीडबैक, एरर है सर, या फॉर्म सबमिट हो गया, योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, बढ़िया, यही सब है। HTML रिस्पॉन्स सेंडिंग टेक्निक क्या होता है, पहले से HTML वेबसाइट आप बनाओ, फिर उसके बाद इसमें हेडर सेट करो, तो ये भी
कोई कोई वैसे टफ चीज नहीं है, यूआरएल के थ्रू होता है। और प्रोटोकॉल होता है, इसमें प्रोटोकॉल कौन सा याद रखना, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ये तो पता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो रहता है कि नहीं, मतलब नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सा आ रहा है, रिस्पॉन्स कौन सा आ रहा है, सेशन को ट्रैक करने में काम आता है। तो इस तरीके की चीजें जो है स्टोर होता है। फिर सेशन को ट्रैक करना, अब सेशन को ट्रैक कैसे कर सकते हो, सोचो जरा, कैसे ट्रैक कर सकते हो कि भाई सेशन ट्रैकिंग है क्या और कैसे होता है। अब भैया एचटीटीपी के थ्रू, हाइपरटेक्स्ट, सर्वर को याद नहीं रहता कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट या सेम यूजर से आ रहा है या न्यू यूजर से, तो सेशन ट्रैकिंग की मदद से हम समझ पाते हैं कि एक ही आदमी कितनी बार लॉगिन हाँ कर रहा है, किस सिस्टम से लॉगिन कर रहा है, कहां कहां लॉगिन कर रहा है। ये सेशन ट्रैकिंग के बारे में पूरा है। कई बार होता है एग्जाम दोगे तो आप यहाँ से लॉगिन करके सेशन कर रहे हो पूरा, पता चला इनकॉग्निटो से भी लॉगिन करके आप जो एग्जाम दे रहे हो, उधर उधर तो नहीं कर पाओगे, एक जगह से ही कर पाओगे। अच्छा सर, कुकी क्या होती है, कुकी सबको पता है। कुकी जो है ब्राउजर में ही स्टोर हो जाता है। सर्वलेट में जैसे कुकी क्लास होती है, याद रखना, सर्वलेट में तो क्या कुकी क्लास होती है, कुकी क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर पता चल जाता है, थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है यूजर की। याद करो, डिलीट कुकीज कर देते हैं ना ऊपर, यानी जो वेबसाइट से डेटा लिया गया, यूजर ने पासवर्ड कुछ भी जो, सब डिलीट। तो ये सब है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी ये सब बता ही दिया हूँ, कैसे डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, जावा कैसे कनेक्ट होता है, 5 प्रोसेस बताया हूँ। इसमें 3 में पूरा शब्दों में अच्छे से लिखा है, सब लिखा है एग्जैक्टली वही है जो बताया हूँ, कुछ नया नहीं। पढ़ोगे, अभी भेज दूंगा, आराम से समझ लेगा। और इस प्रकार से अपनी कहानी खत्म। ठीक। कितने पेज थे, 50 पेज है। हाँ 50 पेज के नोट खत्म। ठीक है, ये भाई भेज दे रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी पढ़ लेना। बोलो, बात समझ में आ गई क्या?